ओनली 36 आवर्स आर लेफ्ट और आपको पूरे मार्क्स लेने हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरे मार्क्स लेने का एक फॉर्मूला देने जा रहा हूं। सो आइए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम मैंने आपको बता देना है किस तरीके से लास्ट आवर्स आपने स्पेंड करने हैं पूरे मार्क्स के लिए। आई एम योर फेवरेट इंग्लिश इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर तनवीर अहमद। आज मैं आपको सीक्रेट्स बताने लगा हूं पूरे मार्क्स के। जिसकी अच्छी तैयारी है उसको भी बहुत फायदा होने वाला है और जिसकी बिल्कुल कोई तैयारी नहीं है उसको भी काफी कुछ मिलने वाला है ताकि वो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर अपना रिजल्ट इंप्रूव कर ले। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 36 आवर्स में किस तरीके से आपने प्लान करना है, किस तरीके से रिवीजन करनी है और यही हमारा लेक्चर होगा। और मैं अपने बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवा चुका हूं और इस वीडियो में हम कर रहे हैं लास्ट डेज की प्रेप बूस्टर प्लान को, और वो भी किसके लिए? सेकेंड ईयर इंग्लिश के लिए। तो हमने लेने हैं बहुत अच्छे मार्क्स बहुत अच्छे तरीके से। आइए डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में आपको क्या मिलने वाला है। सबसे पहले इस लेक्चर में आपको मिलेगा जी, मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश के मार्क्स का ब्रेकडाउन क्या है। इसी के ऊपर हम डिस्कस कर लेंगे कि कितनी कितनी एफर्ट आपने लगानी है। तो स्मार्ट तरीके से तैयारी करना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आपको सीधी बात बता देता हूं, जब आप किसी चीज के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि यहां से कितना, किसी एक पार्ट से कितना पोर्शन मुझे मिलने वाला है और वो कितनी एफर्ट के अंदर मिलने वाला है। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आंसर्स तैयार कर रहे हैं और उसके 40 मार्क्स हैं और दूसरी तरफ ऐसे तैयार कर रहे हैं उसके 15 मार्क्स हैं, मिसाल दे रहा हूं, और ऐसा बच्चा जिसकी इंग्लिश लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं है तो उसको तो क्रैमिंग करनी है, याद करना है। अब वो क्या करेगा? वो एसेज की एक बड़ी लिस्ट तैयार करेगा ओनली फॉर 15 मार्क्स और एक बहुत बड़ा पोर्शन जो क्वेश्चन आंसर्स का है उसको स्किप कर देगा। तो आज बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है। मैं आपको बताने वाला हूं कि कहां कहां आप एफर्ट लगाएंगे तो आपको ज्यादा यील्ड मिलेगी, ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगी, ज्यादा फायदा होने वाला है। कम वक्त के अंदर हम स्मार्ट तरीके से पूरे मार्क्स की तरफ जाएंगे। सो इंग्लिश के मार्क्स का जो ब्रेकडाउन है उसकी हम डिस्कशन करेंगे। ये पहले नंबर पे मास्टर प्लान फॉर हाई स्कोर, ये आज का कोर पार्ट होगा लेक्चर का। मैं आपको एक ऐसा प्लान दूंगा जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर ले सकते हैं। डरे हुए हैं, तैयारी बिल्कुल नहीं है, उस बच्चे के लिए भी बेहतरीन प्लान है। और अगर 70-80 मार्क्स आ रहे हैं लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे हैं, इंग्लिश में मार खाई जा रहे हो, उसके लिए भी बहुत अच्छा प्लान देने वाला हूं ताकि आपके पूरे मार्क्स आए। इंग्लिश में भी 100 मार्क्स का प्लान दूंगा। तो यहां पे जो बच्चा पास होना चाह रहा है उसको भी मिलने वाला बहुत कुछ, जो एवरेज मार्क्स से ऊपर जाना चाह रहा है उसको भी बहुत कुछ मिलने वाला है, जो टॉप करना चाह रहा है उसको भी बहुत कुछ मिलने वाला है। 36 आवर का रिवीजन प्लान दूंगा, किस तरीके से रिवाइज करना है। सो हमारा मेन पार्ट आज के लेक्चर का ये होगा, ठीक है। तो स्मार्ट अटेम्प्ट सीक्वेंस, ये तो टेस्ट के अंदर, जब एग्जाम के अंदर, पेपर के अंदर जब आप बैठे हुए एग्जाम डे वाले दिन, ये वहां काम आएगा सीक्वेंस, और इसको ही फॉलो करना है। और ये 100% आप समझ लें कि आपके पूरे मार्क्स लाने वाला है। याद रखो, अटेम्प्ट सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो आप टाइम मैनेज भी बहुत अच्छा करेंगे, अदरवाइज टाइम मैनेजमेंट की वाट लग जाएगी, काम खराब हो जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए यहां पे मैं आपको ये बात बताऊंगा, जो एग्जाम के अंदर बैठे हुए टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है। इंग्लिश का पेपर कैसे सोल्व करना है, किस तरीके से इसका सीक्वेंस होना चाहिए, उसकी बात करेंगे। लेकिन जो मैं यहां पे बता रहा हूं ये तो मैं सीक्वेंस में, एग्जाम के सीक्वेंस में जाऊंगा। अटेम्प्ट कैसे करना है ये मैं, यानी कौन सा पार्ट कब करना है, ये हम इस जगह पे डिस्कस करेंगे। और एग्जाम डे के कुछ टिप्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम डे वाले दिन जब इंग्लिश के पेपर में आप बैठे हैं, पेपर का सीक्वेंस तो हमने बात कर ली, इसके अलावा क्या क्या चीजें जरूरी है, सुबह उठ के आपको क्या करना है एग्जाम डे में, सारी बातें डिस्कस करेंगे। सो दैट्स द बिग पिक्चर, ये आपको आज मिलने वाला है। लेट्स स्टार्ट विद इंग्लिश मार्क्स ब्रेकडाउन। जब आप देखते हैं इंग्लिश के पेपर को तो ये आपके सामने एक पिज्जा रख दिया मैंने पिज्जा खाती है ना, तो वो उसके कुछ बड़े बड़े पीसीज हैं। आप अगर ये देखें 40 मार्क्स, यानी पूरे 40 आउट ऑफ 100 40 मार्क्स तो आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो कि शॉर्ट आंसर्स का है। 40 मार्क्स एक बड़ा पोर्शन क्वेश्चन आंसर्स का है, वो ये ले गया। तो इसका मतलब है, इसको हम आगे फर्दर ब्रेकडाउन भी करते हैं किस तरीके से, बट दिस पार्ट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। यानी अगर एक बच्चा सिर्फ मार्क्स में ही पूरे मार्क्स, ये क्वेश्चन 2, 3, 4 यानी शॉर्ट आंसर्स में पूरे मार्क्स ले ले तो वो तो भैया पास तो हो गया फिलहाल। लेकिन मुझे पता है एक बच्चा टॉप करना चाहता है, वो पूरे मार्क्स, ये पूरा पिज्जा खाना चाहता है, पूरे मार्क्स लेना चाहता है, तो वो तो हर चीज के ऊपर एफर्ट करेगा, थोड़ी सी भी चीज है उसके ऊपर एफर्ट करेगा, लेकिन स्मार्ट तरीके से, अंधाधुंध नहीं। पहला ये चंक है, ये पहले लेना है,
बड़ी चीज है ना। सो यहां से हमें 40 मार्क्स मिले हैं। इसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास आता है 20% क्वेश्चन 1। ये तो अलग है, ये पेपर में भी आपको पहले मिल जाता है, तो 20 मार्क्स है। इसके ऊपर तैयारी कैसे करनी है, ये दूसरे नंबर पे आ गया। इसके बाद हम चलते हैं 15 मार्क्स के दो पार्ट्स हैं, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 7। तो 15 मार्क्स का एक आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, 15 मार्क्स की आपकी उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है। फिर 10 मार्क्स है ईडियम्स के, और ये क्वेश्चन 6 के अंदर आएंगे, तो साथ में क्वेश्चन नंबर भी लिखे हैं। अब आपको पेपर का ओवरव्यू मिल गया। क्वेश्चन 1 सारा एमसीक्यूज है, 20 क्वेश्चन मार्क्स है इसके, 2, 3 और 4 शॉर्ट आंसर्स हैं, और इसके बाद 5 जो है वो ऐसे है, 6 जो है वो ईडियम्स है, और 7 जो है वो आपका ट्रांसलेशन है। ये पूरे क्वेश्चन का आपको पैटर्न पता चल गया। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में पहले नंबर पे क्वेश्चन आंसर्स, ऐसे, इडियम, ट्रांसलेशन। अब अगर हम इसको फर्दर ब्रेक करें, किस चीज को, जो हमारे इसकी सिनोनिम्स यानी ऑब्जेक्टिव को ब्रेक डाउन कर दिया हमने, तो हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव में पहले नंबर पे तो बुक 1 के जो प्रोज है उसके सिनोनिम्स आने हैं, फिर हीरोज के सिनोनिम्स आने हैं, बुक 2 के प्रोज, बुक 2 में से हीरोज, और फिर नॉवल में से। तो ये 15%, 20%, यानी एक्चुअली है क्या कि ये जो 15% है ना, ये है 3 मार्क्स। ये 3 मार्क्स हैं। कहां से आएंगे ये 3 मार्क्स? ये आएंगे आपको बुक 2 का जो प्रोज वाला पार्ट है। प्रोज वाला पार्ट है, उसमें क्या मिलता है? उसमें मिलते हैं आपको फर्स्ट 10 चैप्टर्स। 3 एमसीक्यूज वहां से आने हैं, 3 एमसीक्यूज अगले 5 चैप्टर्स में से आने। तो देखो वो 5 चैप्टर में से 3 आने हैं। तो मैं ये भी बात बताऊंगा, तैयारी करते हुए सबसे पहले आपने हीरोज को तैयार करना है। वो चैप्टर कम है, मार्क्स इन 10 के बराबर है। ये होता है स्मार्ट तरीका। और यहां चले तो ये हमारे 18 चैप्टर्स हैं, और यहां से 4 एमसीक्यूज आने हैं आपको। 4 एमसीक्यूज यहां से बनेंगे। तो ये 10 एमसीक्यूज, इसकी डिवीजन होगी। अगर आउट ऑफ 10 देखा जाए तो ये 20% बनता है, ये 15%, ये 15%, यानी पूरे आउट ऑफ 20 का अगर हिसाब लगाया जाए तो ये 5 एमसीक्यूज हैं। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस के 5 एमसीक्यूज हैं। इसको हम इंक चेंज करके इसके साथ लिख देते हैं, दीज आर 5 एमसीक्यूज। ओके, एंड 5 एमसीक्यूज आपके प्रीपोजिशंस के हैं। सो देखें, पूरे जो 20 मार्क्स हैं, 20 मार्क्स का 25% प्रीपोजिशन, 25% करेक्शन ऑफ सेंटेंस। तो ये ग्रामर में से चला गया ये वाला हिस्सा। इधर आए तो बुक्स में से 15% यानी 3 मार्क्स जो आपको 6 हो गए टोटल बुक 2 में से, और नॉवल में से आपके बन गए 4 मार्क्स। सो दिस इज द डिवीजन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट ये है, और उसके बाद आपको मिलता है बी पार्ट ये, और सी पार्ट ये हो गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स की डिवीजन पे। तो देखो उसमें बड़ा पार्ट जो पूरा पिज्जा खाना चाह रहा है वो नॉवल का बड़ा पार्ट है, क्योंकि नॉवल में से आपको यहां पे मिल रहे हैं 16 मार्क्स, यहां पे आपको मिल रहे हैं 12 मार्क्स, एंड वंस अगेन 12। अब याद रखो कि ये जो बुक 2 का पार्ट 1 है बुक 2 का पार्ट 1, इसमें 10 चैप्टर्स हैं। हाँ, इसमें 10 चैप्टर्स हैं। ठीक है, देखा जाए तो इसमें 10 चैप्टर हैं, और हमें पता है इसमें 10 चैप्टर्स हैं। 10 चैप्टर्स में 12 मार्क्स, और ये 5 चैप्टर्स में से 12 मार्क्स। इस पोर्शन में भी अब मैं आपसे ये कहूंगा कि आपने पार्ट 2 यानी जो हीरोज वाला पार्ट है उसको लाजमी बहुत अच्छे तरीके से करना है। अभी तक की बात में आगे जाके मैं सारी चीजें साथ साथ सिखाने वाला हूं, हर चीज बताऊंगा। ठीक है, साथ साथ बताऊंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं मास्टर प्लान फॉर हाई स्कोर। ठीक है, यहां से हमारी बात शुरू होगी। और हम मास्टर प्लान की जब बात करते हैं तो अभी हमने डिवीजन की थी, हम पहले ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे, मास्टर प्लान को, फिर क्वेश्चन 2, 3, 4 को इकट्ठा डिस्कस करेंगे, ऐसे को डिस्कस करेंगे, इडियम्स को डिस्कस करेंगे, उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन को डिस्कस करेंगे। मास्टर प्लान की बात हो रही है, तो आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1, इसका मास्टर प्लान क्या है? देखो ना, इसको पहले डिस्कस करना है, तो पहले अब इसकी बात होने लगी है। इसके अंदर ये 4 चीजें हैं। क्वेश्चन कैसा आता है, कॉमन मिस्टेक्स क्या है। जब मैं कॉमन मिस्टेक्स बता दूं और आपने वो सुन ली, तो उसके बाद भी आपने अगर गलती की तो फिर तो आपको उड़ाना बनता है ना। कॉमन मिस्टेक्स में आपको बता दूं कि ये बच्चे गलतियां करते हैं, उसके बाद भी आप गलती करें तो कितनी बुरी बात है। आपने वो मिस्टेक नहीं करनी। रिवीजन बताऊंगा कैसे करनी है, और मैं
अटेम्प्ट करने का तरीका भी बताऊंगा, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो स्टार्ट से क्वेश्चन कैसा आता है, कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं, रिवीजन कैसे करनी है और अटेम्प्ट कैसे करना है, यानी कॉमन मिस्टेक्स को हमने अवॉइड कैसे करना है, ये सारी बात होने लगी है। आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सबसे पहले क्वेश्चन का ओवरव्यू। इसके मार्क्स जो है ये 20 मार्क्स हैं, हर एमसीक्यू का 1 मार्क है, तो ऑलमोस्ट यानी ऑल टुगेदर कितने बन गए 20 मार्क्स। सिनोनिम्स इसमें से आएंगे 10 और उनकी भी डिवीजन आपको मिल गई। 3 synonym from prose, 3 synonym from heroes। अब ये जो 3 synonyms हैं ये 10 चैप्टर्स में से मिलने हैं आपको, और ये वाले 3 synonyms 5 चैप्टर्स में से मिलने हैं, 11 to 15 जो है। ठीक है, ये जो होगा ये चैप्टर नंबर 1 to 10 में से है, ये है जी चैप्टर नंबर 11 to 15, और ये गुड बाय मिस्टर चिप्स में से है 4 एमसीक्यूज, ये नॉवल में से है, तो वो सब में से सारा में से आ सकता है 3, 6 एंड 10। अब इसका मतलब क्या है, तैयारी करते हुए डेफिनेटली जो कम टाइम लेता है सबसे पहले आप उसको करोगे, तो इसमें से तो ये 3 मार्क्स कंफर्म हो गए। फिर आप जाहिर बात है आप बुक 2 का जो पार्ट 1 है उसको करोगे, फिर हम नॉवल की तरफ चलेंगे और आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। और उसके मैं आपको नोट्स भी देने वाला हूं आज, इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, आपको ऐसे नोट्स मिलेंगे जो इंशाल्लाह आपकी तैयारी को 100% की तरफ लेकर जाएंगे। प्रेपोजिशंस हैं, ये आपको 1 मार्क की एक प्रेपोजिशन आपको चूज करना है, सेंटेंस कंप्लीट करना है, एक प्रेपोजिशन उसमें से लगानी है, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, 5 मार्क्स की ये होंगी आपके लिए। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, इसका भी मैं अभी आपको तरीका बताऊंगा। 5 मार्क्स की आपको करेक्शन ऑफ सेंटेंस मिल जाएगी। ऑल टुगेदर 20 मार्क्स हो गए, उसका मैंने ओवरव्यू दे दिया। ऐसा ही आना है, आपने बड़े टेस्ट हो सकता है कि बच्चों ने अटेम्प्ट किया, उनको पता है इस बात का। अब चॉइस क्या है, इसमें कोई चॉइस नहीं, आपने 20 है, 20 के 20 अटेम्प्ट करने हैं, कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, मैक्सिमल टारगेट, बच्चे सुन ले मेरी बात, मेरे नोट्स भी आपको मिलेंगे इंशाल्लाह, उनको भी करना है। इसमें से वारा ही नहीं खाते एक अच्छे बच्चे को कि वो 20 में से कोई 15 ले। जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मैं कहता हूं वो भी अगर स्मार्ट वे में तैयारी करेगा, जैसे मैंने नोट्स आपको प्रैक्टिस के दे दिए हैं, इंशाल्लाह अगर आप उनको प्रैक्टिस करेंगे, लास्ट ईयर उससे पिछले साल नोट्स जो मैं देता हूं बच्चों को, जो मैं गेस्ट पेपर बना के देता हूं, हर साल उसके ऊपर काम करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे कहते हैं कि सर वाह जी वाह, आ गया पेपर इसमें से। ठीक है, सो इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि वो जो मैं आपको वो नुस्खा देने वाला हूं उसमें से पेपर आएगा। तो 20 मार्क्स का आपका टारगेट है, मैं भी टारगेट बना के ही बनाता हूं नोट्स, तो आपसे भी मैं उम्मीद करता हूं आपके पूरे मार्क्स आएंगे। टाइम फॉर अटेम्प्ट, इसमें होता ही 30 मिनट्स है, ये 30 मिनट में आप सोल्व करते हैं, फिर आपको सब्जेक्टिव मिलता है, तो हमें 30 मिनट्स में इसको सोल्व करना है। 20 एमसीक्यूज हैं, बच्चे 20 मिनट में भी कर लेते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, आप इसको 30 मिनट्स में कर लेंगे। ठीक है, टाइम वो आपने वो रिस्ट वॉच रखी होगी साथ, आप इंशाल्लाह साथ साथ करें, टाइम वेस्ट ना करें। अगर कोई स्टक हो रहा है किसी जगह पे, आप रुक रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करें, आप जंप करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो प्रॉब्लम आ रही है स्किप करें और एंड पे उसको करें। ज्यादा टाइम शुरू में लगाने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन आपको मुश्किल लग रहा है उसको बाद में करने के लिए छोड़ दें। ठीक है, ये होता है टाइम बचाने का तरीका। जब हम करेंगे कॉमन मिस्टेक्स जो आप इस क्वेश्चन में करते हो, तो देखते हैं इनको अवॉइड कैसे करना है आपने। आइए जी, कॉमन मिस्टेक्स अब आपको मैं बताने लगा हूं, कॉमन मिस्टेक्स ये हैं। इसके बाद भी अगर आप ये मिस्टेक्स करेंगे तो फिर मार पड़नी चाहिए ना। तो देखिए सिनोनिम्स मिस्टेक्स क्या है, बच्चा इसमें सबसे पहली मिस्टेक करता है, वो गेस करना शुरू कर देता है, ऐसे हाथ रख के बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये अकड़ बकड़ कर देगा या कुछ भी, या वर्ड को देखती उसका मीनिंग लगाएगा। भैया उसने सिनोनिम मांगा कैसे, उसने कहा है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस। सेंटेंस में वर्ड अंडरलाइंड होता है, उस सेंटेंस में उसका क्या मीनिंग बनता है ये चूज करना है आपने। सो गेसिंग विदाउट कॉन्टेक्स्ट ये हमारी एक मिस्टेक है, ऐसा आपने नहीं करना। ठीक है, इग्नोरिंग टेक्स्ट बुक मीनिंग्स, तो याद रखो टेक्स्ट बुक बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने जो आपके नोट्स बनाए हैं टेक्स्ट बुक में से बनाए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट जो हो सकती हैं लाइंस, उनमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स है वो उनके मैंने आपके लिए सिनोनिम्स क्रिएट किए हैं। चूजिंग अ सिमिलर लुकिंग बट रॉन्ग वर्ड, अब कई बच्चे होते हैं वो लग रहा होता है कि ये इसकी साउंड सेम है तो ये इसका मीनिंग होगा, बाज़ औक़ात ऐसा हो भी सकता है, तब ऐसा गेस नहीं लगाना, तुक्का नहीं लगाना, कोई पैटर्न नहीं बनाना एमसीक्यूज का कि ये इसके साथ मिलती जुलती साउंड है, यही आंसर होगा। देखो ग्रीक रूट रूल यानी प्रीफिक्स सफिक्स और उसको वोकैबुलरी को, पहले बात है कि अच्छे बच्चे तैयार कर लेते हैं,
उसको वोकैबुलरी आती है। दूसरी बात है कोई अनएक्सपेक्टेड ऐसा वर्ड आ गया जो नहीं पता था, तो फिर वहां पे आप पूरा नॉलेज लगाने की कोशिश करेंगे, सेम साउंड वाला चूज नहीं करेंगे। अब प्रीपोजिशंस में क्या बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो उर्दू का लॉजिक तैयार करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। अब उर्दू के लॉजिक के अंदर तो फिर प्रीपोजिशन की मिस्टेक हो जाती है। वो मेरे साथ बैठा है, ही सिटिंग विद मी, गलत हो जाएगा, ही सिटिंग बिसाइड मी होता है। तो हमें ये इस चीज का ख्याल रखना है अच्छे तरीके से कि प्रपोजिशन जो मीनिंग बन रहा है, यानी उर्दू के अंदर उसको ट्रांसलेट करना नहीं शुरू कर देना आपने, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। इन द मॉर्निंग होता है तो ऑन द मॉर्निंग नहीं होता, तो इन द मॉर्निंग ही लगाना है आपने। एट ईद है तो एट ईद, लेकिन ऑन ईद डे है तो फिर हम ऑन ईद डे लगाएंगे। प्रपोजिशंस आपको पता होनी चाहिए, इसके भी नोट्स आपको मिलने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रपोजिशंस है उनके नोट्स आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। नॉट लर्निंग फिक्स प्रपोजिशंस, पेयर्स, ठीक है। अब ये बच्चा जो पेयर्स को याद नहीं करता फिक्स प्रपोजिशंस को, जैसे गुड एट, तो अब आगे कोई स्किल आनी चाहिए। एग्री विद, इसका मतलब है किसी पर्सन के साथ एग्री होना है। एग्री टू, इसका मतलब है टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ एग्री होना है। तो जो फिक्स प्रपोजिशंस है उनका भी ख्याल रखना है आपने, ठीक है। इग्नोरिंग द वर्ब प्रपोजिशंस करेक्शन, अब हाँ आपको पता होना चाहिए ना, ये जो वर्ड कॉल है इसका मतलब तो बुलाना है, लेकिन कॉल ऑफ आ जाए इसका मतलब है मुलतवी करना, पोस्टपोन करना। कॉल के साथ ऑन आ जाए उसका मतलब है किसी पर्सन से मिलना, इसके बाद कोई पर्सन लिखा होगा, इंसान होगा तो ऑन लगाना है। और अगर कोई जगह आ गई है, प्लेस आ गई है, किसी जगह पे मिलना तो एट लगाना है। तो कॉल के साथ ये देखो ना, वर्ब के साथ प्रपोजिशन का ये जो कनेक्शन है इसका हमने ख्याल रखना है, इसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। तो ये भी आपके टेस्ट में आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। करेक्शन की मिस्टेक करता है बच्चा, टेंस का ख्याल नहीं करता, सब्जेक्ट वर्ब के डिसएग्रीमेंट को नहीं देखता। हालांकि एग्रीमेंट सबसे पहला काम इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। देखो डिटेल से पढ़ना चाहते हो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो टॉप ग्रेड के ऊपर एमडी कैट और फंक के सेशन के अंदर बड़ी डिटेल से मैंने पढ़ा है। अगर अभी तक आपने सेशन नहीं लिया हुआ तो आप ले सकते हैं, एग्जाम से पहले ले सकते हैं, ठीक है, फायदा हो जाएगा आपको। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बड़ी डिटेल से पढ़ाया है, टेंसेस मैंने बड़ी डिटेल से पढ़ाया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा टेंसेस लाजमी सीखे। कुछ बच्चों को तो जहां पे ये फ्री लेक्चर मिल रहा है यहां पे ही आपको टेंसेस मिलेंगे। टेंसेस ना सिर्फ आपको 15 मार्क की ट्रांसलेशन में हेल्प करेंगे, वो आपको यहाँ पे करेक्शन में भी हेल्प करेंगे। तो ये वाले लेक्चर्स आपने लाजमी लेने हैं। रॉन्ग टेंस का ख्याल करना है आपने, इसको यूज नहीं करना। सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट को देखना है। आर्टिकल की मिस्टेक्स को आप इग्नोर नहीं करेंगे जब आप करेक्शन की मिस्टेक कर रहे हैं। और सबसे जरूरी चीज होती है वो आगे जाके अभी मैं पढ़ाता हूं, टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच का क्या मतलब है कि आप ऊपर से नीचे तक सेंटेंस को पढ़ेंगे चारों को और देखेंगे कि वेरिएशन कहां है। वेरिएशन यानी एक जैसी चीजों में तो मिस्टेक नहीं ना होगी, जहां वेरिएशन है वो मिस्टेक है। तो इसके ऊपर प्रॉपर नोट्स मौजूद हैं, इसके ऊपर नोट्स भी मिलने वाले हैं आपको। नोट्स के अंदर से भी प्रैक्टिस करेंगे। जो मैंने नोट्स आपको दिए उसके नीचे की बनी हुई है, तो की से भी आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। प्लस मैं कहूंगा कि आप लेक्चर लाजमी है, ठीक है। ओके, सो पंक्चुएशन की मिस्टेक बहुत जरूरी है। कैपिटलाइजेशन, कोमा, ठीक है, इनका भी आपने ख्याल करना है, ना सिर्फ ऑब्जेक्टिव में बल्कि सब्जेक्टिव में भी ये बहुत जरूरी चीजें हैं, ठीक है। नाउ रिवीजन हैक्स, इनको रिवाइज कैसे करना है। सबसे पहले स्मार्ट ऑर्डर, वो क्या है, आपने टेक्स्ट बुक के सिनोनिम्स को पकड़ लेना है, ये ऑर्डर है रिवाइज करने का। रिपीटेड प्रपोजिशंस को सबसे सिनोनिम्स जो तैयार करने हैं वो टेक्स्ट बुक के लाजमी करें। मेरे नोट्स के अंदर भी है, आप उसके अलावा पढ़ना चाहते हैं तो लाजमी पढ़े, लेकिन नोट्स को कम से कम लाजमी पढ़े। रिपीटेड प्रपोजिशंस जो कि पास्ट पेपर में आ गई हैं उनको लाजमी करें। पहले नंबर पे सिनोनिम्स को करो, उसके बाद रिपीटेड प्रपोजिशन जो पास्ट पेपर में आ रही हैं या पीडीएफ नोट्स है उनको करो। करेक्शन जो रूल्स है उनको देखो, आपकी बुक्स में भी दिए होंगे और मैंने नोट्स में आपको प्रैक्टिस के लिए जो है सेंटेंसेस दे दिए। पास्ट पेपर एमसीक्यूज तो क्या ही बात है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदा होने वाला है। तो ये है एमसीक्यूज को तैयार करने का तरीका कि टेक्स्ट बुक को खोलो, वहां से आप रिवाइज कर लें जितने भी सिनोनिम्स होते हैं, उसकी एक्सरसाइज में आपको मिले होंगे, कोई भी आपने बुक यूज की होगी, ठीक है, वहां से तैयार कर लो। प्रपोजिशन जो रिपीटेडली आ रही है पास्ट पेपर में उनको अलग से लिख लो कि ये तो बार बार आती है, इनको तो मैंने तैयार करना ही करना है, ये तो आ रही है बार बार। फिर करेक्शन के रूल्स को देखो,
एंड देन पास पेपर एमसीक्यू सोल्व करो, सबके एमसीक्यूज के भी, सिनोनिम्स के भी, प्रपोजिशंस के भी और करेक्शन के भी। तो ये हो गया स्मार्ट वे, ठीक है। रिवाइज स्मार्टली फ्रॉम टॉप ग्रेड नोट्स, जिनकी मैं बार बार बात कर रहा हूं, मस्ट नो सिनोनिम्स जो मैंने आपके लिए बना दिए हैं, रिपीटेड एंड एक्सपेक्टेड प्रपोजिशंस लिखी हुई हैं, हाई स्कोरिंग सेंटेंस करेक्शन के एमसीक्यूज हैं, ऐसे एमसीक्यूज जिससे आपके इंशाल्लाह मार्क्स आएंगे। ये कुछ क्वालिटीज है उन नोट्स की, उनको आपने लाजमी देखना है। उसके अलावा भी आप बहुत कुछ देखें, वो तो जाहिर बात है आपको हेल्प करेगा ही। नाउ क्वेश्चन ओवरव्यू कर लिया जी सर, डन कर लिया, हमें पता चल गया ये क्वेश्चन कैसे आएगा, हमने कर लिया है, हमें कॉमन मिस्टेक्स आपने बता दी, रिवीजन हैक्स बता दिए, नोट कर लेना। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इसकी स्लाइड्स भी आपको टॉप ग्रेड ऐप पे मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन साथ साथ आप नोट कर रहे हैं हाउ टू अटेम्प्ट, हाँ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये बच्चे कर रहे होते हैं ऐसे ऐसे, गलत हो जाएगा। तो देखो हाउ टू अटेम्प्ट में सबसे पहले सिनोनिम्स को क्या करना है, रीड द सेंटेंस केयरफुली, पूरा सेंटेंस पढ़ो, पूरा सेंटेंस पढ़ो ध्यान से। फिर क्या करना है, चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग, जो फिर उसका मीनिंग है जो उस लाइन में बनता है, फिर आपने उसको चूज कर लेना है, ठीक है। प्रपोजिशंस में क्या करना है, रीड द फुल सेंटेंस बिफोर सिलेक्टिंग द प्रपोजिशन, पूरा सेंटेंस पढ़ो और याद करो कि जिस वर्ड, जो ब्लैंक से पहले वर्ड लिखा हुआ है, अब असल में अब ये बनेगी प्रपोजिशन, पहले वाला वर्ड भी बाद वाला। लेकिन आपको पता है कि प्रपोजिशन में असल में आपने पहले वाले वर्ड को देखना है ध्यान से, एग्री टू, एक्सपेक्टेड ऑफ, ठीक है, एक्सपेक्टेड फ्रॉम, ये जो जितने भी वर्ड्स हैं ये आपने तैयार कर लेने हैं। तो पहले वाला वर्ड और बाद वाला, इन दोनों को का ख्याल रखना है। लेकिन 90% पहले वाले वर्ड के साथ प्रपोजिशन अलाइन करती है। डिफरेंशिएट द फ्रेजल वर्ब्स, हाँ फ्रेजल वर्ब्स को डिफरेंशिएट कर लो। आपको पता होना चाहिए कि गेट इन का क्या मतलब है, गेट आउट का क्या मतलब है, गेट ऑफ का क्या मतलब है। इसी तरीके से हैंग अप, फोन बंद करना, हैंग ओवर नशे में होना, हैंग आउट बाहर निकलना, घूमना फिरना। तो ये फ्रेजल वर्ब्स का, फिक्स प्रीपोजिशंस का भी पता होना चाहिए कि कहां पे किस वर्ड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है, वो तो पता ही है, ठीक है। जैसे फुल, डिवॉइड, ठीक है, एम्प्टी, या इसके साथ हम ऑफ यूज करते हैं, फुल ऑफ, डिवॉइड ऑफ, अवेयर ऑफ, ठीक है। इस तरह आपको पता है कि ये वाला जो ऑफ है ये इन वर्ड्स के बाद आना है। तो फ्रेजल वर्ब होता है कि वर्ब के बाद प्रीपोजिशन से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ये आगे इडियम्स में भी आते हैं, तो फ्रेजल वर्ब बड़े जरूरी हैं। फिक्स प्रीपोजिशन हमें पता है कि किस वर्ड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन फिक्स है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और अगर हम बात करें करेक्शन को कैसे करना है, तो चेक टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स एंड स्पेलिंग, इन चीजों का आपने लाजमी ख्याल करना है। टॉप डाउन अप्रोच लगानी है, ये मैंने अप्रोच लगाई हुई है, आपको एंटी टेस्ट में भी पढ़ाऊंगा। आप देख लो एंटी टेस्ट के लेक्चर्स मेरे पढ़े हुए, आपको जो जो जिनकी एक्सेस आपको मिलती है फ्री वाले, उनको जाके देख लें। टॉप डाउन अप्रोच क्या कहती है, ये एग्जांपल है। टॉप डाउन अप्रोच कहती है, ये लेट्स सपोज यही आ गया आपको एग्जाम में, अल्लाह करे यही आ जाए, और आप इसके ऊपर फिर हम अलग से बात करेंगे। क्या है, द यूनाइटेड नेशंस हैव नथिंग टू हेल्प द पीपल ऑफ कश्मीर। ये सेंटेंस कहता है जी, इसका करेक्ट वर्जन ढूंढो। अब हम जानते हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस है इसके साथ द आना है, और यूनाइटेड नेशन वर्ड नहीं है, यूनाइटेड नेशंस है। टॉप डाउन अप्रोच कहती है स्टार्ट से पढ़ना शुरू करो, द यूनाइटेड नेशंस, नेशंस, नेशन सबके साथ है, इसके साथ नहीं है। पहले हाथ में हम इस ऑप्शन को निकाल देंगे, ये तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाने के लिए। वैसे टाइम आपके पास एफएससी में बहुत होगा, एंटी टेस्ट में ये बहुत काम आती है। हैज, अब क्योंकि हमें पता है कि ये एक इदारे का नाम है, इदारे के नाम के एंड पे चाहे एस आ रहा हो वो सिंगुलर रहता है और वर्ब सिंगुलर होगा। ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखो कोई अवैस, वकास, सुंदस, मुकद्दस, लड़की है, लड़का है, एस आ रहा है एंड पे नाम के, है तो वो एक ना, जब एक है तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। अब जैसे मुकद्दस हैज, सुंदस हैज, अवैस हैज, वकास हैज, लेकिन ज्यादा हो तो हैव होता है, बॉयज हैव, गर्ल्स हैव। तो यहां पे यूनाइटेड नेशंस के साथ हैव नहीं आना था, इसलिए ये निकला। अब दो ऑप्शंस बच गई हैं, द यूनाइटेड नेशंस हैज नथिंग टू हेल्प द
पीपल्स तो होता है मुख्तलिफ अकवाम के लोग, लेकिन यहाँ कश्मीर के लोगों की बात हो रही है, मतलब वो एक ही कौम है, तो एक ही कौम है तो फिर इसका मतलब है आंसर हमारा बन गया बीटा। This is how you are going to solve these type of questions. टॉप डाउन अप्रोच के साथ आप इनको सोल्व कर सकते हैं। पीपल्स का ये रॉन्ग हो गया, पीपल्स का मतलब होता है डिफरेंट नेशंस। आई होप ये बात आपको समझ में आ चुकी है। क्वेश्चन 1 के सारी चीजों को हमने डिस्कस कर लिया, कैसे पेपर में आता है, कैसे आपने तैयारी करनी है, कौन सी मिस्टेक्स होती हैं और किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करना है, सारी बात हो गई। क्वेश्चन 2, 3, 4 का मास्टर प्लान डिस्कस करने लगे हैं। इसके मास्टर प्लान में आएगा सबसे पहले क्वेश्चन का ओवरव्यू, हम देखेंगे कि इसका ओवरव्यू क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। फिर हम देखेंगे कॉमन मिस्टेक्स कौन कौन सी है, फिर हम देखेंगे इनको रिवाइज कैसे करना है, मजे की बात बताऊंगा इधर, और अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स का सवाल है भाई। सर दोबारा अच्छी इंक के साथ लिखे ना, 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स का सवाल है, तो पूरे मार्क्स लेने हैं। आइए मैं बताता हूं कैसे। मार्क्स है 20 क्वेश्चन है, और ईच क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का है, तो टोटल 40 हो गए। वाह 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 वाह, 40 मार्क्स। पहले नंबर पे इसकी आप डिवीजन करने लगे हैं। बुक 2 का मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज का पार्ट 1 क्या बनेगा, मॉडर्न प्रोज। 6 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं, 2 मार्क्स का, ईच क्वेश्चन है 12 मार्क्स। आप जानते हैं इसमें चैप्टर कितने हैं, इसमें चैप्टर्स हैं 10, तो चैप्टर नंबर 1 to 10 जो है ये मॉडर्न प्रोज वाला पार्ट बन गया। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 to 10, 1 to 10। अब अगली बात करें। अच्छा, ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, गिव शॉर्ट आंसर्स इन 3 to 5 sentences, 3 to 5 sentences, 3 to 5 sentences, not less than 3, not more than 5। 5 sentences एक अच्छा आंसर होता है, 6 में भी खैर चले जाए कोई मसला नहीं, लेकिन बहुत छोटा आंसर नहीं करना और बहुत बड़ा ऐसे भी नहीं लिख देना। गिव शॉर्ट आंसर्स इन 3 to 5 sentences to any 6 questions from book 2 मॉडर्न प्रोज, उस किताब का नाम है, हीरोज पार्ट 1। ये इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब इसमें से 6 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं और ये 10 चैप्टर्स हैं। अब इसकी बात करें, इसी किताब का बुक 2 का मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज का पार्ट 2। अब ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 कहता है कि ये अब आ गया हीरोज में से। हीरोज में जाएंगे तो आपको मिलेंगे 6 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं, और ये है जी चैप्टर नंबर 11 से 15। अब एक कोई भी समझदार आदमी कहेगा कि इसमें से 3 एमसीक्यूज आने हैं, इसमें से भी 3 एमसीक्यूज आने हैं, इसमें से 12 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स, इसमें से भी 12 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स, 15 मार्क्स टोटल इसके हो गए, 15 इसके हो गए, तो ये 10 चैप्टर में से 15 मार्क्स हैं। ये सिर्फ 5 चैप्टर्स में से 15 मार्क्स है। स्मार्ट तरीका क्या है, सबसे पहले इसको पकड़ो, सबसे पहले इसको पकड़ो, इसके क्वेश्चन आंसर्स को तैयार करो, इसके सिनोनिम्स को तैयार करो। ये 15 मार्क्स पूरे हैं, पूरे हैं, पूरे इंशाल्लाह, ये कहीं नहीं जाते। इसमें भी सेम स्टेटमेंट है, गिव शॉर्ट आंसर्स इन 3 to 5 sentences to any 6 questions from book 2 मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज पार्ट 2। यानी हीरोज में से आपको ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं पार्ट 2 में से, ठीक है। अब ये हो गया आपके यहां तक 24 मार्क्स। आगे चले तो ये पार्ट 3 इसका आ गया। ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन का ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए ना, 2, 3, 4, तो तीनों शॉर्ट आंसर्स हैं। नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स है, 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 16 मार्क्स के, और इसके आप जानते हैं कि 18 चैप्टर्स में से ये आपको 12 क्वेश्चंस देगा, 1 to 8, चैप्टर नंबर 1 to 8, 18। तो यहां से भी इसके क्वेश्चन कैसे बनता है, गिव शॉर्ट आंसर्स इन 3 to 5 sentences to any 8 क्वेश्चंस। अरे भाई 6 ये अटेम्प्ट किए, 6 ये 8, तो 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 40 मार्क्स मिल रहे हैं। आपको मैं बताऊंगा पूरे मार्क्स आते हैं बच्चों के, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मार्क्स कैसे लेने हैं वो देखते हैं अभी। चॉइस क्या है, 6 out of 9 यहां से, यानी इसका मतलब है यहां पे 9 क्वेश्चंस मिलेंगे, आपने 6 अटेम्प्ट करने। यहां पे दूसरे में आपको क्या मिलेंगे, 8 क्वेश्चंस मिलेंगे, आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। तीसरे में आपने 8 अटेम्प्ट करने थे आप आउट ऑफ 12, यानी 12 क्वेश्चंस मिलेंगे, 8 अटेम्प्ट करने हैं। टोटल आपके पास 9 क्वेश्चंस की चॉइस है, 29 मिले हैं। अब ये नहीं है कि आप 20 अटेम्प्ट कर लें,
इसके 9 और इसके 8 पूरे अटेम्प्ट करके ये तो बन गए 17 और इसके 3 अटेम्प्ट करके कहीं 20 हो गए, ऐसा नहीं। आपको इसके अलग से 6 अटेम्प्ट करने हैं, 6 इसके अटेम्प्ट करने हैं और 8 इसके अटेम्प्ट करने हैं। फिर जाके आपकी टोटल जो चॉइस बनती है इन तीनों क्वेश्चंस में, वो आपकी 9 क्वेश्चंस की चॉइस बनती है। ठीक है, पूरे पूरे अटेम्प्ट कर ले, अच्छे अटेम्प्ट कर ले, आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे, गारंटीड है। ठीक है, तो वैसे आपको कहा जाता है कि ज्यादा अटेम्प्ट कर लो, लेकिन कोशिश करो कि फिर पहले वो अटेम्प्ट करो जो आपको आती है। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, सीक्वेंस यही रखो, पहले क्वेश्चन 2 को सोल्व करो, फिर 3 को, फिर 4 को, ध्यान से, तरीके के साथ। ठीक है, अब इसको क्या है, मैक्सिमल टारगेट 40 है, 40 है, पूरा है, पूरे मार्क्स इंशाल्लाह। ऑब्जेक्टिव और इसके अभी तक 60 हो गए। ठीक है, टाइम फॉर अटेम्प्ट 20 मिनट्स आपने लगा देने हैं पहले क्वेश्चन को। रिस्ट वॉच रख लीजिएगा। देखो, सिर्फ 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मैं एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मिनट से ज्यादा का टाइम दे रहा हूं। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। देखो, स्मार्ट तरीके से, कोई क्वेश्चन आपका 2 मिनट में भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, 2 मिनट में हो जाए, अगला क्वेश्चन 4 मिनट में हो रहा होगा, हो सकता। ठीक है, अगर आप एक क्वेश्चन को 3 मिनट भी दें तो 18 मिनट्स बनते हैं। ठीक है, इसके भी 18 मिनट्स बनते हैं, इसके 24 मिनट्स बनते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 मिनट्स आप दे रहे हो पर क्वेश्चन। ठीक है, और 2 मार्क्स का है, बड़ा जरूरी है। तो आपने बड़े स्मार्टली 20 मिनट्स फॉर क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं बुक पार्ट 1 में से, फिर 20 मिनट्स आपने दिए हीरोज को, 25 मिनट्स दिए आपने गुड बाय मिस्टर चिप्स के क्वेश्चन आंसर्स को। 40 मार्क्स के लिए आपने 1 घंटा और 5 मिनट दिए, और ये जरूरी है। इसमें आपने दगड़ मगड़ नहीं करने, घोड़े नहीं दुड़ाने। इसमें बहुत जरूरी है कि आप नीटनेस का भी ख्याल रखें, आप स्पेलिंग मिस्टेक्स का भी ख्याल रखें, प्रेजेंटेशन का भी ख्याल रखें। आपने इसमें कोई दगड़ मगड़ करने की जरूरत नहीं है। सो ये आपका क्वेश्चन का ओवरव्यू हो गया, और कैसे आप टाइम एलोकेट करेंगे, कितने मार्क्स का ये टारगेट है, कैसे कैसे आपने अटेम्प्ट करना है। एक अच्छे बच्चे को ये बात अब तक क्लियर हो चुकी है। आगे हम बात करें, जो बच्चा इसमें गलतियां करता है, तो सुनते जाओ। रॉन्ग टेंस, बच्चे को पता होना चाहिए, वेयर डिड मिस्टर चिप्स मीट कैथरीन। अब ये क्वेश्चन आ गया, अब इसमें मिस्टेक क्या करता है, ये क्वेश्चन है, वेयर डिड मिस्टर चिप्स मीट कैथरीन। अब बच्चा गलती करेगा। आइए, वो क्या गलती करेगा। सबसे पहले जो टेंस की मिस्टेक करता है, वो कहता है कि यहां लिखा है मीट, तो वो लिखता है चिप्स मीट कैथरीन। ठीक है, कैथरीन एट, और आगे जो भी वो आंसर था, लेक डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ग्रेट गैबल के ऊपर मिले। तो असल में पहली चीज एग्जामिनर की जानी है, इधर नजर पड़ते ही आपका 1 नंबर, सारा आंसर ठीक है, कहां मिले थे। अब देखो, ये मेमोरी का टेस्ट तो है नहीं, ये तो लैंग्वेज का, इंग्लिश भी तो चेक करनी है। मेमोरी का टेस्ट तो आपको याद है कि भाई वो मिले थे, स्प्रिंग था 1896 का, ग्रेट गैबल पे गया हुआ था मिस्टर चिप्स अपने दोस्त के साथ, और वहां पे राउडी के साथ वो अपने हॉलिडे मनाने, और वहां पे वो हाइकिंग कर रहा था, उसका दोस्त तो वापस आ गया हाइकिंग करते हुए, ये वाली बात। अब मीट को मीट ही आपने लिख दिया, तो यहां मार्क्स कटे। टेंस की मिस्टेक, जो जब भी क्वेश्चन डिड के साथ होता है, जो मेन वर्ब हो, उसकी हम फिर क्या यूज करेंगे, उसकी हम आंसर में सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। ये मिस्टेक आपने कर दी तो आपका हर क्वेश्चन में 1-1 नंबर कटता जाएगा। बच्चे फिर आगे बताते हैं, सर मेरे 20 नंबर तो क्वेश्चन आंसर्स में कटे हुए थे, यूं सर्कल लगाए हुए थे और 1-1 नंबर काटा हुआ। वो जो सर्कल लगा रहा है वो बता रहा है आपने टेंस की मिस्टेक कर दी, और टेंस की मिस्टेक का 2 में से 1 नंबर गया। 2 में से 1 नंबर, हाफ नंबर तो आपकी टेंस की मिस्टेक। इतनी छोटी सी बात है कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है जब क्वेश्चन डिड के साथ हो। जब क्वेश्चन डज के साथ होगा तो मेन वर्ब के साथ एस लगाना है, मेन वर्ब के साथ एस लगाना है आपने। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन कर देते हैं, ये वाला क्वेश्चन आ गया आपके लिए, मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं। अब क्वेश्चन आता है, हाउ डज Catherine help chips in discipline। अब ये क्वेश्चन है, इसको हम नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इन
डिसिप्लिन। ये क्वेश्चन आ गया, अब आपको पता होना चाहिए कि डज कैथरीन हेल्प लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए था, आंसर लिखते हुए आपको लिखना चाहिए कैथरीन, अब हेल्प के साथ एस लग जाएगा, हेल्प्स। अगर आपने हेल्प को हेल्प ही लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन डज के साथ है, आंसर करते हुए आपको मेन वर्ब के साथ एस लगाना है। तो टेंस की मिस्टेक में इस पे टाइम इसलिए लगा रहा हूं कि ये मिस्टेक आपने नहीं करनी, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। ये वाली बात ठीक लिख दो, आंसर में आगे पीछे कुछ हो भी गया, कम से कम एक आपको लाजमी मिलने वाला है। ये गलत हो गया तो वो दो के दो भी काट लेगा, आगे की और बात बना। तो टेंस की मिस्टेक आपने नहीं करनी। पहले नंबर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यही है, जैसे देखो कैथरीन सिंगुलर है तो हेल्प्स होना चाहिए। ऊपर वाला टेंस की मिस्टेक थी, नीचे वाला सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की भी मिस्टेक है। आर्टिकल की मिस्टेक, अब बच्चा हर जगह पे द लगाता जाता है, द कैथरीन, द चिप्स। अरे क्यों द कैथरीन, द चिप्स क्यों? हर जगह पे द लगाएंगे आप, द चिप्स, द कैथरीन, द ब्रूकफील्ड नहीं है, ब्रूकफील्ड के साथ द नहीं लगा हुआ आपकी बुक के अंदर, द चिप्स नहीं है, द वेदर भी नहीं है, द मेल्ड्रम नहीं है, तो प्रॉपर नाउन के साथ द नहीं लगाना। देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही आपको आधे मार्क्स दी जाएगी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखो, क्या यहां मिस्टर चिप्स के साथ द लगा हुआ है? नहीं लगा, तो आप क्यों द लगाई जा रहे हो चिप्स को? नहीं लगा हुआ, कैथरीन को द लगाया, क्यों लगा रहे हो? वो तो चिप्स ने लगा दिया, उसको द लगाना था। जो आप द ना लगाए हर जगह। पंजाबी वाले दा की भी बात कर रहा हूं, साथ में इंग्लिश वाले दा की बात भी कर रहा हूं। सो आई होप ये बात समझ में आ गई कि आर्टिकल की मिस्टेक नहीं करेंगे। कैपिटलाइजेशन एरर, अब बच्चों को कैसे समझाऊं मैं, है कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम मेरे लिए क्या हो? ये देखो, ये होती है 4 लाइनों वाली वो नोटबुक जिस पे आपने प्रैक्टिस की थी। अब जो बच्चा चिप्स लिख रहा है, ये चिप्स, मिस्टर चिप्स, और वो कहता है मैंने ठीक लिखा है, तो ये तो रॉन्ग हो गया ना यार, कैसे ठीक होगा? चिप्स को लिखना है तो ये है जी चिप्स। अब आप इसमें और उसमें फर्क कर लो, अब ये चिप्स है तो इसका ख्याल रखना है। फिर कैथरीन लिखते हैं, कैथरीन लिखते हैं तो मैं रॉन्ग और करेक्ट वाला इधर लिख देता हूं। कई बच्चे कैथरीन लिखते हैं जी ये, अब आप जानते हैं स्मॉल लेटर है, ये रॉन्ग हो जाएगा, कैथरीन रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग है। तो करेक्ट क्या है? करेक्ट है ये वाला कैथरीन, वजह, वजह तुम हो, ये कैथरीन ठीक हो जाएगा, के कैपिटल। तो आपने ना सिर्फ कैथरीन बल्कि जो भी बाकी भी नाम आएंगे कैपिटलाइजेशन का ख्याल रखना है। ये मिस्टेक्स हैं, ये मिस्टेक नहीं करनी, खुदा का वास्ता है आपको, ये मिस्टेक्स नहीं करनी आपको। टू शॉर्ट आंसर्स, बहुत छोटा सा आंसर कर दिया, वेयर डिड मिस्टर चिप्स मीट कैथरीन, आपके ग्रेट गैबल, एट ग्रेट गैबल, ये तो अब मार्क्स मिलने ही नहीं है ना, इसका ख्याल रखना है आपने, मैंने सारा कुछ मिटा दिया है। टू शॉर्ट आंसर्स में यानी वो यही सवाल है, वेयर डिड मिस्टर चिप्स मीट कैथरीन, तो आपके मिस्टर चिप्स मेट कैथरीन एट ग्रेट गैबल, ये तो आंसर खत्म हो गया। आपको थोड़ा बताना पड़ेगा टाइम क्या था, माहौल क्या था, तो ये बताना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अननेसेसरी डिटेल, अननेसेसरी भी जरूरत नहीं है ये राउडी को ऐड करने की, वो वापस क्यों गया, ये वो नहीं, सिर्फ टू द पॉइंट आंसर करेंगे, लेकिन 3 to 5 सेंटेंसेस में, ताकि आंसर अच्छा बन जाए। अननेसेसरी, ज्यादा छोटा भी नहीं और बहुत लेंथी भी नहीं, टू द पॉइंट आप आंसर करेंगे, ठीक है। पुअर सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर फजूल सा नहीं बनाना, ठीक है, अच्छा सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट है, प्रपोजिशन, फ्रेज है, जो भी है, तो पुअर सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। सो हमने डिस्कस कर लिया कि इसका क्वेश्चन कैसे आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम कर रहे हैं, क्वेश्चन ओवरव्यू कर लिया, कॉमन मिस्टेक्स कर ली, अब मैं बताऊंगा रिवीजन कैसे करनी है। तो आइए सबसे पहले एक्सरसाइज क्वेश्चंस फर्स्ट, वो भी किसके, सीक्वेंस बना लो, बना लो सीक्वेंस बना लो, सारे के सारे बच्चे अच्छे तरीके से सीक्वेंस बना लो। सबसे पहले हीरोज, उसके बाद रोज, उसके बाद मिस्टर चिप्स, और इसमें भी ख्याल रखना है उन बातों का जो मैंने अभी बता दी है। तो रिवीजन में एक्सरसाइज क्वेश्चंस को पहले नंबर पे करना है। मेन कैरेक्टर, यार मिस्टर चिप्स को याद करना है, मैंने बड़े अच्छे तरीके से नोट्स में ना इनके बना दिए हुए नोट्स, और आपने मेन कैरेक्टर्स को अलग अलग आपकी सहूलत के लिए अलग नोट्स बनाए हैं, कसम से मजा आ जाएगा, ठीक है। कैरेक्टर्स को अलग कर दिए ताकि आपके मार्क्स अच्छे आ जाए,
देखो कितनी सहूलत मैंने दे दी है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी अलग कर दिए डेट्स के साथ। आहा सर कितने मजे के नोट्स बनाए होंगे आपने, देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको हेल्प करेंगे। तो आप मेन कैरेक्टर ना सिर्फ मिस्टर चिप्स के बल्कि जो हीरोज के मेन कैरेक्टर्स हैं या इवेंट्स हैं उनको सेपरेट लिखना है, आपको याद हो जाएंगे। अब बहुत आसान हो गया ये काम, कोई मुश्किल नहीं है। रीड करेंगे, आपको इवेंट्स जो मिलते जाए उनको हाईलाइट करते जाएं कि ये इवेंट के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। एक्सरसाइज पहले करें, लाजमी करें, सारे क्वेश्चंस करें, आपका पूरा पेपर तो वहां से सोल्व हो जाएगा इंशाल्लाह काफी हद तक। जो रह जाएगा वो मेन कैरेक्टर्स को सेपरेटली लिखो, उसमें से भी कई एक्सरसाइज में आए होंगे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स कई एक्सरसाइज में आ चुके होंगे, तो सारे इवेंट्स जो है वो आप लिखें। 100% तैयारी की गारंटी। स्टोरी प्लॉट यानी मिसाल के तौर पे या तो मिस्टर चिप्स को है, इसका भी मैंने स्टोरी का पूरा समरी लिख दिया, लेकिन हर चैप्टर का प्रो जिसमें जैसे कि मिसाल के तौर पे माय फाइनेंशियल करियर है चैप्टर नंबर 7, द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल है चैप्टर नंबर 6, अगर आप वो तैयार कर रहे हो द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, तो उसका प्लॉट असल स्टोरी है क्या, उसके फिर आप इवेंट्स लिखते जाएं, ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, ठीक है। तो स्टोरी प्लॉट का मतलब है कि पूरे इवेंट की पूरी स्टोरी का असल मेन क्रक्स क्या है, वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। रिपीटेड पास पेपर क्वेश्चन हो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इनको लाजमी करें। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये थी क्वेश्चंस, जो कि इससे भी ज्यादा जरूरी वीवीआईपी है, इसके साथ 4 दफा लगा लो। मेन कैरेक्टर्स को अलग से लिख लो, इंपॉर्टेंट इवेंट्स को, ये मैं आपको रिवीजन का तरीका बता रहा हूं जिस तरीके से आपने करना है। एक्सरसाइज क्वेश्चंस को पहले करना है, मेन कैरेक्टर्स, हर स्टोरी के मेन कैरेक्टर का पता होना चाहिए कि पहले चैप्टर के अंदर मेन बात कौन कर रहा है द डाइंग सन में, ठीक है, इसने ये बात क्यों की है, फिर चैप्टर नंबर 2 किसने लिखा है। वैसे वो अपनी स्टोरी नहीं बताता, असल में अपने बारे में जो लिखना शुरू करता है वो चैप्टर 4 में है, डेविड डेचिस की जो कहानी है, ठीक है। और इसके बाद फिर चैप्टर नंबर 5 में आप चलेंगे, चैप्टर नंबर 6 में आप चलेंगे, चैप्टर नंबर 7 में आप चलेंगे, तो आपको जो राइटर्स हैं वो अपनी स्टोरी सुनाते हुए मिलेंगे। चैप्टर 11 है जैसे, ठीक है, स्पेंसर चर्चिल, तो मेन कैरेक्टर, और फिर इनका नाम कैपिटलाइजेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ध्यान रखना है, ठीक है। सो रिपीटेड पास पेपर क्वेश्चंस आपने लाजमी तैयार कर लेने हैं। टॉप ग्रेड नोट्स जो कि सर तनवीर ने लिखे हैं, पीडीएफ के नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं, उनके मैंने साथ में आपको आंसर्स बताए हैं, ये अच्छे तरीके से आपने तैयार कर लेना है ताकि आपके पूरे मार्क्स आ जाएं। अब मैं आपको बताऊंगा पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी, मैं आपको बता रहा हूं, पूरे मार्क्स के लिए तो इंतहाई जरूरी है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, सबसे पहले आपने ये अटेम्प्ट करना है, मेन हेडिंग दी आपने, शॉर्ट आंसर्स उसको अंडरलाइन कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग आ गई, Q.number.NO.2, ठीक है, मार्कर के साथ लिखा, शॉर्ट आंसर्स की हेडिंग दे दी, बच्चे लिखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। अब ये मिस्टेक है भाई, आप क्वेश्चंस थोड़ी लिखने लगे हो, आप क्या लिखने लगे हो, आंसर्स। दोबारा बोलता हूं, आपकी हेडिंग होगी Q.NO.2, ये शॉर्ट आंसर्स है। कौन से आंसर्स, 6 अटेम्प्ट करने थे इस पार्ट में, और ये 6 क्वेश्चंस हैं प्रोज में से, पहले 10 चैप्टर में से जो आपने तैयार किए, द डाइंग सन से लेके ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड, अब्दुल रहमान वाला जो चैप्टर था, उसमें से 6 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं। पहला आता है तो आप पहला लिखो, दूसरा अगर आप पहले अटेम्प्ट करना चाहते हो तो यहां 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, जो भी क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है उसका सिर्फ नंबर लिखें, उसी क्वेश्चन का नंबर लिखें। आपको क्वेश्चन नंबर 9 आता है लेट्स सपोज पहले, तो आप यहां पे क्वेश्चन नंबर 9 लिख दो, इधर क्वेश्चन नंबर 9 लिख दो। ये नहीं होगा तो ये तो मैंने काट दिया ना, आपने काटना नहीं है, तो मैंने आपको समझाया कि क्वेश्चन 9 आता तो 9 लिख दो। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन 1 ही आता तो 1 लिखे। जो क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट करने लगे उसी क्वेश्चन का जो पेपर में नंबर लिखा हुआ है उस नंबर को यहां लिखो, आंसर लिखो, नंबर लिखो, आंसर लिखो, नंबर लिखो, आंसर लिखो। 6 अटेम्प्ट करने आप। तो सेंटर ऑफ द पेज में ये देखो, ये मार्जिन लाइन है, कितनी प्यारी मार्जिन है, कितनी अच्छी मार्जिन लाइन है। हाँ ना, ऐसी मार्जिन लाइन लगा के आपने क्वेश्चन नंबर लिख के अटेम्प्ट करते जाना है।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 3 के साथ जैसे वो हुआ, जहां भी कंप्लीट हुआ, सेंटर ऑफ द पेज पे आपने हेडिंग दी क्वेश्चन नंबर 3, Q.3 शॉर्ट आंसर्स लिखा, पहला अटेम्प्ट किया, दूसरा अटेम्प्ट किया, आगे आप चौथा अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो आप आगे 4 लिख देंगे, आगे आप 8वां अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो 8वां, यानी जो पहले आता है वो आप लिखते जाओ, नंबर लिखो, बस क्वेश्चन का नंबर लिखो, आंसर। ठीक है, इसमें भी बच्चा गलती करता है, सर क्या करता है, वो शॉर्ट आंसर्स की बजाय शॉर्ट क्वेश्चंस लिख देता है। बेटा क्वेश्चंस लिखने की तो जरूरत नहीं है, ये शॉर्ट आंसर्स लिखने, आपने पेपर सोल्व करने वाले हैं, आप पेपर सोल्व कर रहे हैं तो शॉर्ट आंसर्स की हेडिंग देंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट कैसे करना है। क्वेश्चन 4 भी शॉर्ट आंसर्स लिखेंगे, जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 लिखा, उसको पता चल जाएगा क्वेश्चन 4 गुड बाय मिस्टर चिप्स का है, नीचे शॉर्ट आंसर्स लिखा, डन। 1 आता है तो 1, 2 आता है तो 2, उसके बाद आपको लेट्स सपोज 6 आता है, आप 6 की हेडिंग देंगे। ठीक है, 6 आता है तो आप 6 की हेडिंग देंगे और उसका आंसर कर लेंगे आप। और क्या मिस्टेक नहीं करेंगे आप, ये वाली मिस्टेक नहीं करेंगे कि आप लिख दें शॉर्ट आंसर्स, ये मिस्टेक नहीं करेंगे आप। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई है। अब हम पढ़ चुके क्वेश्चन 1 का मास्टर प्लान, क्वेश्चन 2, 3, 4 को पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन 5 15 मार्क्स का ऐसे, आहा बड़ा जरूरी है। आइए देखते हैं इसका मास्टर प्लान। पहले मैं बताऊंगा क्वेश्चन आता कैसे है, कॉमन मिस्टेक्स बच्चे क्या करते हैं, आप नहीं वो गलतियां करेंगे, रिवीजन के हैक्स बताऊंगा, अटेम्प्ट करने का तरीका भी बताऊंगा और सैंपल भी बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट जो ऐसे है वो उसकी भी मैं आपको डिटेल दूंगा। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर्स के नोट्स मैं आपको बता चुका हूं, ऑलरेडी मैंने दिए हुए पीडीएफ में। ठीक है, आइए अब ऐसे की बात करते हैं। तो क्वेश्चन आता है आपका सिंपल क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑन वन ऑफ द गिवन टॉपिक्स। किधर है टॉपिक्स, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वाला क्वेश्चन हो सकता है। अब पिकनिक पार्ट, ओके, दूसरा ये हो सकता है, माय कॉलेज लाइब्रेरी, ये भी हो सकता है, द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। वाओ, ये 4 आगे आपको इसमें से किसी एक पे लिखना है। अब ऐसे की कैटेगरीज, अब देखो यही 4 कैटेगरीज है और ये 4 में से एक एक आपको आना है, कैसी बात है, यानी आप इनमें से फॉर एग्जांपल आर्गुमेंटेटिव सारे ऐसे आपको लिखना आ जाए, आर्गुमेंट करना। आर्गुमेंटेटिव ऐसे क्या होता है, प्रोज एंड कॉन्स लिखने हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये एडवांटेजेस भी हो सकता है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, या ये प्रोज एंड कॉन्स भी हो सकता है, ये अब्यूजेस, यूजेस एंड अब्यूजेस भी हो सकता है, यूजेस एंड अब्यूजेस। ठीक है, तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, अब्यूजेस एंड यूजेस एंड अब्यूजेस, एडवांटेजेस, यूजेस, प्रोज, ये एक जैसे वर्ड है, प्रोज, सॉरी प्रोज, PROS, प्रोज, और प्रो का प्लूरल प्रोज होता है। ठीक है, और इसका ऑपोजिट बनता है डिसएडवांटेजेस। ठीक है, इसका यूजेस का बनता है अब्यूजेस, यानी नेगेटिव पॉइंट्स, प्रोज का बनता है कॉन्स। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी टॉपिक हो सकता है, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एआई, एआई भी आ गया, स्मार्टफोन भी आ सकता है, सोशल मीडिया आ सकता है, एआई हो सकता है, स्मार्टफोन हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, इस तरह की कोई भी चीज, इंटरनेट हो सकता है। ठीक है, एआई है, स्मार्टफोन है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, और भी कुछ टॉपिक्स अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। सो ये वाले हो गए आर्गुमेंटेटिव ऐसे, यानी इसमें से एक आप समझ ले आना ही आना है, वो ये एआई है, स्मार्टफोन है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, टीवी है, टेलीविजन है, टीवी भी हो सकता है। सो एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ एआई, यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ एआई, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एआई, ऐसे ऐसे इस तरह का जो ऐसे होता है उसको बोलते हैं आर्गुमेंटेटिव ऐसे। फिर होता है नैरेटिव ऐसे। नैरेटिव में क्या होता है, अब ये सारे थे आर्गुमेंटेटिव, इसमें आर्गुमेंट आप कर रहे हैं एक चीज के फायदे या नुकसान बताते हुए। नैरेटिव का मतलब है स्टोरी बताना। अब यहां देखो ये है पिकनिक पार्टी, तो अब स्टोरी होगी ना, एक सबसे आसान तरह की जो टाइप है वो यही है, नैरेटिव, नरेशन बताना।
तो उसमें पिकनिक पार्टी है, यहां पे अगर मैं इनको कैटेगराइज करना चाहूं, पिकनिक पार्टी हो सकता है विजिट टू अ हिल स्टेशन हो सकता है, ये हो सकता था, ठीक है। ये वाला हो सकता था माय लास्ट डे एट कॉलेज हो सकता था, ये माय फर्स्ट डे एट कॉलेज हो सकता था, ये भी एक स्टोरी है ना, माय लास्ट डे एट कॉलेज, माय फर्स्ट डे एट कॉलेज, अ विजिट टू अ हिल स्टेशन, देखो ये स्टोरी है। अ क्रिकेट मैच ये स्टोरी है, अ हॉकी मैच एक स्टोरी है, ये स्टोरीज हैं। तो मैं आपको बताना क्या चाहता हूं कि नैरेटिव ऐसे में आप एक स्टोरी, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सीक्वेंस में बात करते हैं कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर यूं हुआ, ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, फिर वैसा हुआ। सो ये वाले जो होंगे एसेस, ये नैरेटिव एसेस कहलाएंगे। आगे मैं चल रहा हूं, आगे नैरेटिव के बाद डिस्क्रिप्टिव। आगे देखो कॉलेज लाइब्रेरी है, तो कॉलेज की लाइब्रेरी को तो आप डिस्क्राइब ही कर रहे हो ना, माय कॉलेज लाइब्रेरी हो सकता है। इसके अलावा बेतहाशा और जो एसेस जो है वो डिस्क्रिप्शन में आ सकते हैं। म्यूजियम के बारे में आ सकती है बात, ठीक है, आप म्यूजियम लिख सकते हैं, म्यूजियम को हम अच्छे तरीके से लिख देते हैं म्यूजियम, ठीक है। म्यूजियम हो सकता है, कॉलेज लाइब्रेरी हो गया, वो तो मैंने लिख भी दिया है वैसे। अच्छा, कॉलेज बिल्डिंग हो गया, कॉलेज की बिल्डिंग हो गया, ठीक है, और इसके अलावा जू हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, अब आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं किसी भी चीज का। अच्छा, डिस्क्रिप्शन सिर्फ ये प्लेसेस का ही नहीं होता, प्लेसेस के अलावा पर्संस का भी तो डिस्क्रिप्शन होता है ना। फॉर एग्जाम्पल कायदे आजम हो गया, कायदे आजम, अब ये कायदे आजम का डिस्क्रिप्शन आ गया, द ग्रेट लीडर कायदे आजम। अलामा इकबाल का भी हो सकता था, ये भी इसी कैटेगरी में आएंगे, अलामा इकबाल का भी डिस्क्रिप्शन हो सकता है, क्योंकि आप उनको डिस्क्राइब कर रहे हो। आप अपने फेवरेट माय बेस्ट फ्रेंड को कह सकते हो, माय बेस्ट फ्रेंड का डिस्क्रिप्शन हो सकता है, माय बेस्ट फ्रेंड। तो अलामा इकबाल, कायदे आजम, माय बेस्ट फ्रेंड, माय फेवरेट पर्सनैलिटी, माय फेवरेट पर्सनैलिटी। अब ये सारे क्या हैं, अब ये सारे डिस्क्रिप्शंस हैं, कायदे पर्सन्स आ गए ना, कायदे आजम, अलामा इकबाल, माय बेस्ट फ्रेंड, माय फेवरेट पर्सनैलिटी। तो तीसरी तरह का जो ऐसे है वो डिस्क्रिप्टिव ऐसे है। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही है, यानी इनमें से भी आप समझ लें कोई ना कोई आ जाना है। एक्सपोजिटरी एसेज में क्या होता है कि आप किसी चीज की, किसी प्रोसेस की, किसी चीज का या किसी प्रोसेस का एक्सप्लेन करते हो उसको, और वो कौन सा, द इंपोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। तो प्रोसेस भी हो सकता है उसकी एक्सप्लेन, एक्सपोजिटरी का मतलब है एक्सप्लेनेशन है, डिस्क्रिप्टिव का मतलब है डिस्क्राइब कर रहे हो, नैरेटिव का मतलब है स्टोरी सुना रहे हो, ठीक है, और आर्गुमेंटेटिव का मतलब है किसी चीज के फायदे बता रहे हो तो साथ में आप सबूत भी दे रहे हो कि ये फायदा है, यहां देखो ये फायदा, नुकसानात बता रहे हो तो उसका सबूत भी दे रहे हो कि ये देखो ये नुकसान। तो ये हो गया जी ये क्वेश्चन, और ये उसकी कैटेगरीज, और मैंने आपको कैटेगरीज भी बता दी कि एक्सपोजिटरी एसेस में जैसे इंपोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज है, या व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेट्स सपोज सिर्फ आ जाता व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक लिखा आ जाता, तो यहां वो एक्सपोजिटरी एसेस में आ जाता। एग्जामिनेशंस, ठीक है, अब ये वाले जो होंगे ये एग्जामिनेशंस, ये इसमें आ जाएंगे। साइंटिफिक एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन ये इसमें आ जाएगा, साइंटिफिक एजुकेशन। इसको मैं अगर आपके लिए अलग से लिख देता हूं एक्सपोजिटरी एसेस को, सबसे मैं कहता हूं पहले साइंटिफिक एजुकेशन, जिसे हम और भी कहते हैं वो क्या है, वो है टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन। तो ये भी हो सकता था, ठीक है। वो विमेन इंपावरमेंट भी हो सकता था, विमेन इंपावरमेंट ये भी हो सकता था। साइंटिफिक एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, विमेन इंपावरमेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं कि ये आप किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो। एग्जामिनेशन भी हो सकता था, एग्जामिनेशंस, अब ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये होता क्या है, किस तरीके से काम करता है। साइंटिफिक एजुकेशन, कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर को आप एक्सप्लेन करेंगे वो क्या होता है।
क्योंकि फायदे नुकसान तो बताते हैं। जब अगर फायदे नुकसान की बात होती है वो टाइप 1 था, कंप्यूटर टेलीविजन आ गया अकेला, ठीक है। अब उसने आपसे ये नहीं कहा कि प्रोज एंड कॉन्स, उसने सिर्फ कहा है कंप्यूटर पे ऐसे लिखो, तो वो एक्सपोजिटरी भी ऐसे में आ जाएगा, टीवी भी इसमें आ जाएगा, एग्जामिनेशन आ जाएगा, वीमेन एम्पावरमेंट आ जाएगा, टेक्निकल एजुकेशन आ जाएगा, साइंटिफिक एजुकेशन आ जाएगा। ये आ गई ऐसे की कैटेगरीज। अब हम बात करेंगे, इसके क्वेश्चन ओवरव्यू है ना, तो एक ही ऐसे है तो 4, आपने एक अटेम्प्ट करना है 15 मार्क्स का, वो है 15 मार्क्स हो गए वो। चॉइस 1 अटेम्प्ट करना आउट ऑफ 4, 3 आप छोड़ सकते हैं, जरी बात है छोड़ने, आपने एक ही अटेम्प्ट करना है, टाइम इतना होता है। 15 में से 15 का टारगेट बना के जाना है। सर आ जाती है पूरे, इसमें तो पूरे आते नहीं, हमने सुना था। भाई सही सुना था, लेकिन 1 आउट ऑफ मिलियन ले भी जाते हैं, वो ये आ चुके हैं साहिवाल बोर्ड के अंदर, पूरे मार्क्स आए हुए हैं, तो आप भी ले सकते हैं अपने बोर्ड के अंदर, आप भी टारगेट बनाओ, पूरे मार्क्स लेने हैं। तरीका मैं बताने वाला हूं अभी थोड़ी देर में, ठीक है। टाइम फॉर अटेम्प्ट क्या है, 40 to 50 मिनट्स, क्योंकि ये क्वेश्चन को आपने लास्ट में अटेम्प्ट करना है, तो 40 to 50 मिनट्स आपने बचाने हैं इसके लिए, मिनिमम 40 मिनट्स आपने इसको देने हैं। शुरू में 40 मिनट नहीं दे देने, इसको एंड पे रखना है, क्योंकि एंड पे जितना टाइम है वो ऐसे लिखे आप, बना खूबसूरत सा प्यारा सा वर्डीनेस को रिड्यूस करके, ठीक है। तो ये हो गया इसका ओवरव्यू। आई होप की बात समझ में आ गई। ओवरव्यू में सारी चीजें हमने कर ली हैं। अब हम करेंगे कि जो बच्चा मिस्टेक करता है इसमें, आप मिस्टेक ये वाली अगर आपने की ना, फिर मैं आपको बता रहा हूं कान लाल कर देने हैं। पहली मिस्टेक बच्चा जो बैड मार्क्स एटीट्यूड है, टाइटल मिस्टेक। अब टाइटल है आ विजिट टू आ हिल स्टेशन। अब ये तो ठीक हो गया सर, ये ठीक तो है नहीं ना, ये है तो ठीक। अब बच्चा क्या लिखता है, बच्चा लिखते हैं आ विजिट टू आ हिल स्टेशन। अब बेटा ये मिस्टेक जो आपने कर दी है ना, यहां से आपने देखो, ये वही बात है कि खान साहब ने एक स्कूल बनाया, स्कूल बनाने के बाद ऊपर लिखा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल फॉर बॉयज, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल फॉर बॉयज, गर्ल्स हाई स्कूल फॉर बॉयज। अब वहां कौन एडमिशन लेगा गर्ल्स हाई स्कूल फॉर बॉयज में? आप कहेंगे सर ये तो विजिट टू हिल स्टेशन है लिखा है, पढ़ने वाले को पता चलेगा। भाई पढ़ने वाले को पता चलेगा, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें कैपिटलाइजेशन का पता ही नहीं है। जब टाइटल लिखना है तो टाइटल केस होता है। टाइटल केस सर क्या होता है बता दे, मैं आपको बताने लगा हूं टाइटल केस क्या होता है, सुनो जरा ताकि आपको समझ आ जाए। टाइटल कहता है कि जो CAPP वाले वर्ड्स हैं, ये आप टाइटल में स्मॉल लेटर लिखेंगे, स्मॉल लेटर्स। सर ये CAPP क्या है? ये CAPP का मतलब है C फॉर कंजंक्शंस, ठीक है, कंजंक्शन, जैसे यूजेस एंड एब्यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें ये जो एंड का ए है ये स्मॉल लेटर हो गया, ठीक है। ए फॉर आर्टिकल, ए फॉर आर्टिकल, देखो पहला लेटर तो कैपिटल ही होना चाहिए, लेकिन आर्टिकल जैसे देखो ये आर्टिकल है, यहां से उड़ा के यहां ले गया, ये आर्टिकल जो था ये आर्टिकल स्मॉल होना चाहिए था। ये लो इधर भी आ गया आर्टिकल, आर्टिकल स्मॉल होना चाहिए, ये बात हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। इसको हम और अच्छे तरीके से इसकी लाइनें बना लेते हैं कि आर्टिकल जो है वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए, कि ये जो स्मॉल लेटर है कंजंक्शन, और कंजंक्शन ये पड़ी हुई है, यहां से स्मॉल लेटर जो है वो आर्टिकल, और आर्टिकल ये पड़ा हुआ है। इसके बाद आ गई प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन जितनी भी होंगी वो कैपिटल नहीं होंगी, उनका भी लेटर जो है वो स्मॉल होना चाहिए। तो यहां पे आपको ये भी प्रीपोजिशन नजर आ रही है, और ऊपर जाए तो ये भी प्रीपोजिशन नजर आ रही है, ये स्मॉल लेटर में है। और लास्ट में है प्रोनाउन, जो कि इस वक्त वो दिया नहीं गया, तो प्रोनाउंस का भी फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल नहीं होगा, टाइटल में लिखते हुए स्मॉल रहेगा। बाकी क्या रह गया? बाकी रह गया NAVA, नवा, ठीक है।
अब इनका लेटर, फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल लेटर होगा, कैपिटल लेटर। ये कौन सी बलाएं हैं? N फॉर नाउन, A फॉर नाउन को जो डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड आता है एडजेक्टिव, V फॉर वर्ब और A फॉर एडवर्ब। इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। जैसे चलो फर्स्ट लेटर तो कैपिटल होना ही होना था। विजिट नाउन हो गया, हिल एडजेक्टिव हो गया, स्टेशन फिर नाउन हो गया। सो विजिट, हिल, स्टेशन, इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। उधर देखो अब्यूजेस, यूजेस और एआई नाउन बन गया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपने टाइटल कैसे लिखना है। आपके लिए आसानी कर देता हूं, जैसे पेपर में आएगा, ध्यान से जिसका लेटर कैपिटल है वो कैपिटल, जिसका स्मॉल है वो स्मॉल लिखना है। पेपर को फॉलो कर लेना, ध्यान देना है। अगर ये मिस्टेक कर दी फिर 15 तो क्या आप 10 भी मत सोचिए, 10 भी मत सोचिए। फिर ये ठीक लिख दिया तो फिर तो आप सोचिए ना कि कुछ ना कुछ तो वो आपको देके जाएगा इंशाल्लाह। सही समझ आ गई? टाइटल की मिस्टेक नहीं करनी। नो क्लियर स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर क्या होता है? जहां पे जो दिल कर रहा है, जो याद आया ऐसे में लिखते जा रहे हो, ऐसे लिख रहे हो जैसे उर्दू की तशरीह कर रहे हो। शायर इस शेर में कहना चाहता है कि, शायर ये कहना चाहता है, शायर वो कहना चाहता है। यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ कंप्यूटर में आप कंप्यूटर के कभी फायदे लिख रहे हो, साथ ही नुकसान, साथ ही नुकसान, फिर एक फायदा, फिर फायदा, 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 फिर नुकसान। ऐसे नहीं करना। स्ट्रक्चर होता है इसका एक, उस स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है, ध्यान देना होता है। ऐसे लिखते हुए इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी में भी पहले अगर आपने उसके हिस्टोरिकल इंपैक्ट्स लिखने हैं, हिस्ट्री लिखनी है, सारा वो लिखना है। और अगर आप नैरेटिव ऐसे लिख रहे हो, जो स्टोरी है वो तो खुद ब खुद उसका एक स्ट्रक्चर होता है। सुबह उठे, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये वो सीक्वेंस, टाइम सीक्वेंस का ख्याल रखना है। नैरेटिव ऐसे अटेम्प्ट करने, उसमें आपका स्ट्रक्चर ऑलरेडी अच्छा होगा, यानी जिसमें आपने स्टोरी बतानी होती है। ठीक है। वीक थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट का मतलब होता है कि आप किस तरफ जाने वाले। यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपने अच्छी थीसिस, यानी वो राइटर को, उसको एग्जामिनर को पता चलेगा वो क्या मिलने वाला है उसको, आपको कितना आता है। ये एक आप समझ लो वही, जैसे मैंने बोला कि खान साहब ने कॉलेज बनाया, तो टाइटल से जितना टाइटल इंपॉर्टेंट है उतनी ये एक सेंटेंस होता है पूरा का पूरा। इसमें आप अगले बंदे को बता रहे होते हो कि आप कहां पे फॉल करने वाले। ये स्टेटमेंट अच्छी है। आप स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, स्टार्ट ऑफ द ऐसे में भी लिख सकते हैं। पहला सेंटेंस आप समझिए आपका थीसिस स्टेटमेंट है। इररेलेवेंट कंटेंट। अब कंटेंट जब आपका इररेलेवेंट ऐड होता जा रहा है कि जिसमें स्टोरी से हट गया, कायदे आजम की कहानी है, साथ में आपने बात ही कायदे आजम की नहीं कर रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद और मेरी जिंद मेरी जान जनरल आसिम मुनीर की बात कर रहे हैं, जो कि बड़े जरूरी है। लेकिन अब ऐसे तो कायदे आजम का था ना भाई, जनरल आसिम मुनीर मेरी जिंद मेरी जान है, ठीक है, लेकिन बात तो ऐसे की लिख रहे थे ना आप, तो कायदे आजम की लिख रहे थे तो कायदे आजम पे बात करें। रेपिटिशन या वर्डीनेस, ऐसे ही जैसे दिस इज द पेन, अ गुड मुस्लिम, अ ट्रू मुस्लिम इज द वन हु ऑफर्स 5 टाइम्स अ डे, अ ट्रू मुस्लिम इज वेरी नाइस, वेरी ओके, वेरी दिस एंड वेरी दैट, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। सो रेपिटिशन, वर्डीनेस नहीं होनी चाहिए। पुअर ग्रामर एंड पंक्चुएशन, ये आपके मार्क्स काटेगी, बहुत काटेगी, इसलिए आपने ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का ख्याल रखना है। वीक ट्रांजिशंस, याद रखो ट्रांजिशंस क्या होता है। लेट्स सपोज आपने ये वाला एक पैराग्राफ लिखा और इस पैराग्राफ में सारे बेनिफिट्स थे, प्रोज थे, किसी चीज के फायदे थे। अब नेक्स्ट जब पैराग्राफ आप स्टार्ट करने लगे हैं, तो अगर फिर फायदे ही बताने हैं, लेट्स सपोज ये भी फायदे ही हैं, तो आप इसको सपोर्ट सिग्नल से स्टार्ट कर सकते हैं। सपोर्ट सिग्नल क्या होता है कि भैया ये फायदा मैंने बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कि आप बहुत ज्यादा काम मिनटों में करवा सकते हो। इसमें मैं कहता हूं कि यार आप ग्राफिक डिजाइनिंग भी इससे करवा सकते हो। तो अब मैंने यहां पे कहा कि कंटेंट क्रिएट करवा सकते हो, तो लाइक वाइज, सिमिलरली, सेम वे, इन एडिशन, इस तरह का वर्ड यूज करना पड़ेगा अगले पैराग्राफ से पहले, तो मुझे पता चल जाएगा इसमें फायदा डिस्कस किया तो इसमें भी फायदा डिस्कस कर रहा हूं। और फिर अगला भी एक और फायदा मैंने डिस्कस किया, ये भी प्रोज का है, लेट्स सपोज, तो ये वाला जो वर्ड स्टार्ट करूंगा ना, जो स्टार्ट में सिमिलरली, इन द सेम वे, लाइक वाइज, इन एडिशन टू दिस, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। लेकिन जहां पे मैं नुकसानात डिस्कस कर लूंगा कि इसके कुछ नुकसानात भी है कि क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, तो अब मैं यहाँ पे कौन से स्टार्ट कर रहा हूं, कैसे पता चलेगा? पहले लफ्ज से ही पता चल जाएगा। ऑन द अदर हैंड, हाउ एवर, ऑल्दो,
डिस्पाइट, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो बताते हैं कि पिछली बात से ऑपोजिट बात होने लगी है। ट्रांजिशंस का यूसेज बहुत अच्छा करेंगे आप। ये पहला लफ्ज देखो, मैं एग्जामिनर हूंगा तो मैं 8, 5, 6 पेजेस वाला या 4 पेजेस वाला पूरा ऐसे तो पढ़ूंगा नहीं। एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ या किसी भी 2-3 पैराग्राफ की पहली लाइन से मुझे पता चल जाएगा। पहली लाइन के अंदर ही ट्रांजिशन होती है, पहली लाइन के अंदर ही एग्जामिनर को पता चल जाता है क्या मिलने वाला है, वर्डिनेस की है कि नहीं, रेपिटेशन हुई है कि नहीं। तो पहला सेंटेंस ऐसे का, उसके एक ऐसे के अंदर आपने 15 पैराग्राफ लिखे हैं, किसी भी एक पैराग्राफ की पहली लाइन किसी और पैराग्राफ की पहली लाइन से मिलनी नहीं चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। तो वो आएगी तब जब आप ट्रांजिशन डिवाइसेस, जैसे मैंने अभी आपको बोला, सपोर्ट सिग्नल, कंट्रास्ट सिग्नल, ऑल्दो, हाउएवर, बट, बिकॉज, ये इस तरह की जो कॉज एंड इफेक्ट वाली है, इनको आप यूज करना सीखें और ठीक तरीके से करो। और लिखते हुए भी ख्याल करना, मेरी पहला सेंटेंस मेरा खास तौर पर वो किसी और जो है वो पैराग्राफ के पहले सेंटेंस से मिलता जुलता ना हो। तो ये वाली बात मैं आपको इस तरीके से भी समझाता हूं। देखो, ये आपने बर्गर तो खाया होगा, मैं भी बना के दिखाता हूं आपको। ये ना आपने समझ लेना, ये पैराग्राफ है आपका, ये आपका एक पैराग्राफ है। जी सर ये पैराग्राफ है, जी 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 ये पैराग्राफ ही है। लो, उसका नीचे वाला बन जो है वो छोटा बन गया, उसको मैं ठीक कर देता हूं। मैं अच्छा सा बन बना के आपको बर्गर खिला देता हूं। ये लो जी, ये बर्गर बन गया। तो मेरी बात को सुनो, इसका ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, दिस इज कॉल्ड द टॉपिक सेंटेंस। हर पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस ही होता है और लास्ट सेंटेंस कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। मैं आपको बताने लगा हूं पूरे मार्क्स लेने का तरीका, ठीक है। अब ये जो बीच में लिखी हुई है, ये है सपोर्टिंग डिटेल, ये भी बड़ी जरूरी है, इसमें मिस्टेक्स नहीं करनी है आपने। मैं ये कहने लगा हूं कि जब आपने पहला सेंटेंस लिखा ना, तो एग्जामिनर को पता चल गया कि ये ऊपर देखते ही बर्गर मिलने वाला है मुझे। अब बर्गर के अंदर वो हो सकता है, लेटेस हो सकता है, सैलेड हो सकता है, चिकन हो सकता है, जो वो चिकन की आलू डाले हम, बल्कि क्या होती है यार, आलू तो नहीं होते, आई एम रियली सॉरी, वो अंडा हो सकता है, अंडे वाला बर्गर भी तो होता है, जिंगर हो सकता है, लेकिन आलू नहीं मिलेंगे। आलू इररेलेवेंट है, नहीं मिलेंगे आपको। आपको बर्फी नहीं मिलेगी, बड़ी जरूरी है बर्फी, लेकिन यहां नहीं मिलेगी क्योंकि आपको बर्गर नजर आ गया है ना। तो बर्गर के अंदर बर्गर वाली चीजें मिलेंगी। मैं ये कहना चाहता हूं, पहले सेंटेंस से जो एग्जामिनर उसको आइडिया हो जाता है इस पैराग्राफ में मुझे क्या मिलने वाला है, पहला सेंटेंस वो पढ़ेगा, लाजमी पढ़ेगा, और बीच में से किसी भी पैराग्राफ की डिटेल पढ़ेगा। अब ये जो बीच में लिखा है, जो पहले सेंटेंस में था, उससे रेलिवेंट बात होगी, टोटल इररेलेवेंट कंटेंट नहीं होगा। बीच में आलू नहीं डालना, बीच में बर्फी नहीं डालनी, बीच में गजरेला नहीं रखना, बीच में रेलिवेंट मटेरियल रखना है। बर्गर में बर्गर जैसी चीजें ही मिलती है, और एंड पे कंक्लूड कर देना। अब देखो, ये भी बन होता है, बर्गर का बन देखा है ना, तो ये लास्ट में भी बन ही होता है, बस उसका मुंह ऊपर को होता है, ये ऊपर वाले का नीचे को होता है। तो इसका मतलब है कंक्लूडिंग में आप वही बात को इख्तिताम करें, कंक्लूड करें जहां से आपने स्टार्ट किया था। ये बर्गर बन गया, इररेलेवेंट कोई बात नहीं। ये पैराग्राफ कंप्लीट साइड पे कर दिया, अगला पैराग्राफ शुरू हो गया, अगले पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस, अगली डिटेल, उससे रेलिवेंट कंक्लूडिंग सेंटेंस, अगला पैराग्राफ हो गया, उससे अगला पैराग्राफ। इसका मतलब है एक ऐसे के हर पैराग्राफ में आप एक पॉइंट पे बात करेंगे। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे बता रहे हो, तो एक फायदा एक पैराग्राफ में, अगला फायदा अगले पैराग्राफ में, अगला फायदा अगले पैराग्राफ में, नुकसान बताएंगे तो एक नुकसान एक पैराग्राफ में, अगला नुकसान अगले पैराग्राफ में। ये बर्गर बना बना के साइड पे कर दीजिए, मिक्स नहीं करना। जो पहले पैराग्राफ में कर दिया वो पहले पैराग्राफ में गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। नो एग्जांपल्स, अगर आप एग्जांपल्स नहीं देते आपके मार्क्स कटेंगे। अगर आपने कोई फॉर एग्जांपल आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिख रहे हो, किसी चीज का फायदा बता रहे हो तो साथ एग्जांपल बताओ, ये दे फायदा है, नुकसानात बता रहे हो तो साथ एग्जांपल दो, ठीक है। वे कंक्लूजन ऐसे एंड फजूल पे नहीं करना, इसलिए टाइम मैनेजमेंट बड़ा जरूरी है। जब आपको पता चल जाए मेरे पास 10 मिनट है, तो आखिरी 10 मिनट में आपने कंक्लूजन, अच्छा सा कंक्लूजन करना है। आर्गुमेंटेटिव है तो उसको बैलेंस करना है, डिस्क्रिप्टिव है तो डिस्क्रिप्शन अच्छा देना है, नैरेटिव है तो एंड अच्छा करना है, ठीक है। वर्ड काउंट इश्यूज, तो अगर आपसे वो कहता है 300 to 500 वर्ड का लिखना है, तो आप 200 वर्ड का लिखेंगे तो फिर वो तो कम मार्क्स बनेंगे।
बहुत लेंथी करने की भी जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट रहें। एक अच्छा सा ऐसे 4 to 6 पेजेस का लिख देंगे आप, जिसमें वर्डीनेस नहीं होगी। पैराग्राफ जैसे मैंने बताया इस तरह करेंगे, आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह। नो प्रूफ रीडिंग, बच्चा स्पेलिंग मिस्टेक कर जाता है ना, आपका दिमाग जब तेज चल रहा होगा, हाथ स्लो चल रहे होंगे तो फिर मिस्टेक होगी। एक दफा लिखने के बाद एंड पे 5-7 मिनट उसको प्रूफ रीड करें। खास तौर पे पहला सेंटेंस जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक कोई है तो उसको लाजमी देखें। फर्स्ट सेंटेंस लाजमी करें, पूरा कर ले वो तो अच्छी बात, ठीक है, प्रूफ रीडिंग लाजमी करें। ओके, सो ये है बैड मार्क्स एटीट्यूड। अब इन मिस्टेक्स को आपने अवॉइड कैसे करना, बड़ा ध्यान दें जरा, अंडरस्टैंड द टॉपिक। पहले समझो को वो मांग क्या रहा है, प्रोज एंड कॉन्स है या सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो आपने सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करना है, ये क्या होता है, किस तरीके से आया, क्या वो सब कुछ। प्रोज एंड कॉन्स है तो फायदे नुकसान ही लिखने हैं बस, ठीक है। थिंक बिफोर राइटिंग, मेक अ क्विक आउटलाइन, आउटलाइन बना लो, माइंड में बना लो, चाहे अगर आपने सेपरेटली नहीं बनानी, एंड पे पेज पे आउटलाइन बना भी सकते हैं आप, ठीक है। स्टिक टू द टॉपिक, फिर टॉपिक से नहीं हटना। वो वो था ना, वो आपने कहानी सुनी होगी कि वो जो भी उसको ऐसे मिल जाता उसमें माय फ्रेंड डाल देता। उसने कहा जी कि फिर वो आप जर्नी बाय एयरप्लेन लिखो, तो उसने कहा मैं जर्नी करने जा रहा था तो वहां पे मेरा दोस्त भी आ गया, तो बाकी सारी कहानी दोस्त की ठोक। तो कंप्यूटर पे लिखो जी, कंप्यूटर बहुत अच्छी चीज है, ये है कंप्यूटर, तो मेरे दोस्त के पास भी कंप्यूटर, अब दोस्त के ऊपर पूरी कहानी, ठीक है। क्रिकेट मैच पे लिखो, मैं क्रिकेट मैच देखने गया, वहां पे मेरा दोस्त भी था, दोस्त पे पूरी कहानी। ऐसा नहीं करना, आपने क्या कहना है, टॉपिक के ऊपर रहना, जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करनी है। डोंट गो ऑफ ट्रैक, दोस्त को नहीं घुसाना हर जगह। यूज लिंकिंग वर्ड्स, बहुत जरूरी है। मोर ओवर, इन एडिशन, हाउ एवर, देयरफॉर, जिनको हम क्या बोलते हैं, मैंने अभी समझा भी दिया, इनको ट्रांजिशंस भी कहते हैं। ये आपने लाजमी यूज करने हैं जहां पे यूज होना है। जहां पे आप फायदा, किसी चीज का एक फायदा बताते हुए एक और फायदा बताना है, तो मोर ओवर से आप सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं या इन एडिशन से स्टार्ट कर सकते हैं। ऑपोजिट नुकसान बताना है तो हाउ एवर से कर सकते हैं। कॉज एंड इफेक्ट पे जाना, देयरफॉर, बिकॉज, सिंस, इस तरह के वर्ड्स यूज कर सकते हैं। कोटेशंस, हा। अब कोटेशंस भी क्या होगा, जिस बंदे ने वो बात कही है अपनी तरफ से नहीं, कोई भी बात हाईलाइट करके, जिसने वो बात कही है उसका नाम अगर आप लिख देते हैं ना, चाहे कुरान पाक की कोई आयत आपको याद आ गई लेकिन उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, हदीस याद आ गई उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन, होली प्रॉफिट ने ये कहा, अपनी तरफ से नहीं कुछ ठोकना, जिसने वो बात कही है। कोटेशन लिखने का फिर तरीका, ये कोटेशन है और ये एंडिंग है, और जैसे ही आपने एंडिंग की, ये एंडिंग आपकी हो गई, तो यहां पे उस पर्सन का नाम भी आ गया, ठीक है। कोटेशन लिखने का तरीका भी आपने फॉलो करना है, ठीक है। करेक्ट ग्रामर एंड पंक्चुएशन, ये बहुत जरूरी है जी, ग्रामर और पंक्चुएशन का ख्याल करना है। अवॉइड सिली मिस्टेक्स। वोकैबुलरी में यूज अ वैरायटी ऑफ वर्ड, जितने अच्छे वर्ड्स आप यूज करेंगे उतना फायदा होगा। डिफिकल्ट और कंफ्यूजिंग टर्म्स ना यूज करें जो अननेसेसरी हैं, ऐसे फजूल में आपने, ठीक है। कॉमन जो अच्छे वर्ड्स हैं, अच्छी तरह की वर्ड्स हैं, वर्डिंग है कॉमन जो आपके सेकंड ईयर तक यूज होती है, उन वर्ड्स को यूज करें। ऑलवेज रीड योर एसे बिफोर सबमिटिंग, रीड योर एसे, दोबारा उसको लाजमी पढ़े सबमिट करने से पहले, ठीक है। ये थे रिवीजन कॉमन मिस्टेक्स और उनको अवॉइड कैसे करना है। अब हम रिवाइज कैसे करना है। पॉइंट नंबर 1 में है मेक श्योर यू रिवाइज। क्या रिवाइज करना है? सबसे पहले हाई फ्रीक्वेंसी एसेज, ऐसे वाले इस तरह के एसेज जो कि बार बार आपको एग्जाम में आ रहे हैं, तो आप उनकी लिस्ट बना सकते हैं। इसके लिए आपको जरूरी क्या है, जरूरी है आपका सबसे पहले ये बात पता होना कि पास्ट पेपर्स में कौन कौन से एसेज आ रहे हैं। सो पास्ट पेपर्स में कौन कौन से आ रहे हैं, इसमें मैंने अपने पीडीएफ नोट्स में ये बात लिखी हुई है, ठीक है। तो हाई फ्रीक्वेंसी एसेज जो बार बार आते हैं, रिपीटेडली आते हैं, उनको तैयार कर लें। इंपॉर्टेंट कोटेशंस वंस अगेन आई रेफर टू द पीडीएफ नोट्स, वहां पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। हाँ, रेडीमेड इंट्रोडक्शन, अब आप जानते हैं कि एक ऐसे का जो स्ट्रक्चर होता है वो पहले इंट्रोडक्शन आता है, फिर उसके मेन बॉडी आती है और लास्ट में कंक्लूजन आता है। सो लेट्स सपोज एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ इंट्रोडक्शन के हैं, बाकी 8 पैराग्राफ उसके बॉडी के हैं, तो वंस अगेन लास्ट या 1-2 पैराग्राफ आपके कंक्लूजन के होंगे या एक पैराग्राफ अमूमन होता है, तो ये आपका इस तरह का ऐसे होगा। तो रेडीमेड आप इंट्रोडक्शन और उसका कंक्लूजन तैयार कर सकते हैं। आप समझ लो कि इसको आप तैयार करो, अच्छे मार्क्स के लिए कोई मसला नहीं है, तैयार किया जा सकता है, अच्छा करना भी चाहिए। लिंकिंग वर्ड्स को, जैसे अभी मैंने बोला, ट्रांजिशनल डिवाइसेस को तैयार करें। कॉमन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को आपने अवॉइड करना है, ये काम लाजमी करना है। टॉप ग्रेड के जो नोट्स है उसमें इंपॉर्टेंट एसेज भी आपको मिलेंगे और कोटेशंस भी मिलेंगी, लाजमी देखना, इंशाल्लाह उसी में से ही आएगा, मुझे बहुत उम्मीद है। ये कर लेना आपने। इसके बाद हम चलते हैं इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, हाउ टू अटेम्प्ट।
ये हमारा देखो, हमने पढ़ लिया ओवरव्यू क्या है, कॉमन मिस्टेक्स देख ली, रिवीजन को कैसे करना है ये देख ली। तो अटेम्प्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 5, ये दरमियान में है, सेंटर ऑफ द पेज, क्वेश्चन नंबर 5, Q.NO.5 सेंटर ऑफ द पेज में लिख दिया। विमेन एम्पावरमेंट आपने लिखा, लेट्स सपोज ये मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए एक टॉपिक दिया है, विमेन एम्पावरमेंट आपके सामने आ गया, ठीक है। आपने ये डार्क ब्लू में लिखा, जैसे मार्कर के साथ लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 विमेन एम्पावरमेंट। अब आप इसका ऐसे स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे स्टार्ट करने के लिए आप कोटेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोटेशन से स्टार्ट करना, तो लेट्स सपोज आपने यहां से इसको लिखना शुरू किया, ये पहला पैराग्राफ है या कोटेशन है जो भी था, ये आपने वापस आए इस जगह पर आ गए, फिर ये पूरा पैराग्राफ बनता जा रहा है। ये पैराग्राफ कहीं पे भी खत्म हो जाए, कई बच्चों का मानना है कि अगर यहां खत्म होगा तो इसके नीचे से अगला पैराग्राफ शुरू होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ये किसी किताब में नहीं लिखा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, करना ये कि नेक्स्ट पैराग्राफ आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये देखो, ये बिल्कुल इस जगह से शुरू करना है, अगला पैराग्राफ ये वाली जगह से शुरू होगा। अब आपने ये लाइन लगानी नहीं है, तो मैंने आपको समझाया है कि अगला पैराग्राफ बिल्कुल उस जगह से ही शुरू करना है आपने, बिल्कुल उस जगह से जहां से ये बनता है, ये इतनी स्पेस आपने छोड़नी है, लाइन नहीं छोड़नी, आपने स्पेस छोड़नी है अगले पैराग्राफ के लिए। और कोटेशन अगर आपको आ गई कोई कोटेशन, लेट्स सपोज यहां कोटेशन कोई ऐड करनी थी, तो कोटेशन ऐड करने के लिए जरूरी ये है, अगर मैं कोटेशन ऐड करना चाहता हूं तो कोटेशन ऐड करने के लिए जरूरी, वापस चलते हैं, वो सैंपल ऐसे आपके सामने आ गया। तो कोटेशन ऐड कैसे करनी है, देखो कैसे करनी है मैं आपको बताता हूं। लेट्स सपोज इस कलर के साथ कोटेशन ऐड करनी है, मार्कर के साथ, ये मार्कर है, तो ये कोटेशन ऐड हो गई, यहां से कोटेशन लिखना शुरू की, जितनी स्पेस उधर छोड़ी उतनी स्पेस एंड पे छोड़ के ये आपने कोटेशन को क्लोज कर दिया, और जिस बंदे ने ये कहा है उसका रेफरेंस यहां दे सकते हैं। तो ये तरीकाकार है, ठीक है, इसको फॉलो करना है आपने। अब ये एग्जांपल है, क्वेश्चन नंबर लिखा, लेट्स सपोज इसको मैंने क्वेश्चन इसी इंक में लिख देते हैं, क्वेश्चन 5, पता चल गया ये ऐसे है, वीमेन एम्पावरमेंट, ओके। There is no tool for development more effective than the empowerment of women. Okay, तो फिर क्या है, ये कोफी अनान ने कहा है, ये वाली बात यहाँ लिख दी है। अब ये समझे कि ये ब्लू इंक मार्कर है, यहां से आपका ये देखो स्पेस छोड़ी हुई है, ये स्पेस छोड़ी हुई है, ये आपका ऐसे बनता जा रहा है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आप हाईलाइट भी कर सकते हैं बट विद मार्कर, ठीक है, लेकिन सारे वर्ड्स ये नहीं आप हाईलाइट करते जा रहे कि फ्रीडम भी जरूरी थी, पावर भी जरूरी थी, अपॉर्चुनिटीज भी जरूरी थी, तो इनको सबको हाईलाइट कर दे, नहीं, कुछ एक दो वर्ड्स, एक पैराग्राफ में एक दो वर्ड्स को आप हाईलाइट कर सकते हैं, दैट जो कि कीवर्ड्स हैं, आपको लग रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो हाईलाइट कर दिया या जो मार्कर के साथ दिखा हुआ, इसमें स्पेलिंग की मिस्टेक, इसमें ग्रामर की मिस्टेक, किसी तरह की भी मिस्टेक एक हानिकारक है, आपके पूरे मार्क्स उड़ा सकती है, पूरे मार्क्स का मतलब मैक्सिमम मार्क्स उड़ा सकती है। तो जो भी आप मार्कर के साथ लिखेंगे उसमें मिस्टेक, कटिंग, इस तरह का कुछ भी नहीं करना, ठीक है, ये ख्याल रखना। कटिंग तो बच्चे डिजाइनिंग बनाना शुरू करते हैं, वो तो बिल्कुल नहीं करना, ऐसे गंद मारना शुरू कर देते हैं, वो काम नहीं करना, नीटनेस होनी चाहिए, पूरे मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। विमेन एम्पावरमेंट पे ये ऐसे है, ये आगे गए तो अगला पैराग्राफ, अगला पैराग्राफ, अगला पैराग्राफ, लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है। कोटेशन लिखते हुए, कोटेशन और मलाला यूसुफजई ने ये कहा है, ठीक है, इस तरीके से कोटेशंस आप लिख सकते हैं। ये आपके सामने इसकी एग्जांपल आ गई, ठीक है। सो अब हमारा ऐसे का हमने कंप्लीट उसकी बात कर ली। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स। पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन होता कैसे, कॉमन मिस्टेक्स, रिवीजन कैसे करनी है, अटेम्प्ट कैसे करना है। आइए जी, सबसे पहले क्वेश्चन आता है, यूज द फॉलोइंग इडियम्स फ्रेजल वर्ब्स इनटू योर ओन सेंटेंसेस, अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, हार्ट एंड सोल, किक द बकेट, सिक्सेस एंड सेवंस, ब्रेक आउट, हैंड इन ग्लव, बियर द पाम, कॉल ऑफ। अब फ्रेजल वर्ब्स किस बला का नाम है? फ्रेजल वर्ब्स होते हैं जब किसी वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लग जाए और उसका मीनिंग चेंज हो जाए, ठीक है। अब ये आपके सामने आ गया। अब है अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, तो ये इडियम को एज इट इज यूज करना है जिससे इसका मीनिंग क्लियर हो जाए। अब कई बच्चे यहां पे साइंस लगाएंगे, आई डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, my teacher told me the meaning of heart and soul, I will tell you the meaning of kick the bucket, the teacher wrote an idiom at 6s and 7s on the board, will you please tell me the meaning of breakout, I will write 5 sentences of hand in glove। अब ये जुमले तो बनते जा रहे हैं, फिक्स्ड है।
अरे भाई किसी भी सेंटेंस में उसका मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा। जब नहीं हो रहा तो वो सेंटेंस में आपको मार्क्स भी नहीं मिलने। आपको बताना पड़ेगा अहमद इज ऑलवेज इंडल्ज इन ऑल एक्शंस, ऑल वर्क्स, ही इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। काम सारे करने की कोशिश करता है लेकिन आता कुछ भी नहीं है। हार्ट एंड सोल, अब यहां बच्चा गलती करता है, आई लव माई कंट्री, आई लव माई मदर, वो कहता है विद हार्ट एंड सोल, गलत हो गया। आई लव माई कंट्री हार्ट एंड सोल, इसका मतलब है दिलो जान से, ऑलरेडी इसके अंदर से आ गया। आई लव माई कंट्री हार्ट एंड सोल। अच्छा, एक इस तरह का और इडियम था, बैग एंड बैगेज। वो कहता है जी वो अपने घर से निकल गया, बैग एंड बैगेज का मतलब है साजो सामान समेत। ही लेफ्ट हिज हाउस बैग एंड बैगेज, साजो सामान समेत घर से निकल गया। विद नहीं लिखना, विद नहीं लिखना, इनके साथ विद, इनसे पहले, बल्कि इनसे पहले विद नहीं लिखना। यहां पे बच्चा लिख देता है विद। ठीक है, इसको मैं साफ करके लिख देता हूं आपकी सहूलत के लिए ताकि आपको याद रहे। इनसे पहले he left his house with bag and baggage room with heart and soul, अपने माँ से अब दिलो जान से मोहब्बत करता है with heart and soul। इससे पहले भी जो with है, with जो है ये wrong हो जाएगा, ये यूज नहीं करना। tooth and nail, tooth and nail क्या होता है? बहुत जोर लगा के किसी से लड़ना, तो यहां पे भी with यूज नहीं होगा। वो उसने लड़ाई की टूथ एंड नेल, बड़ी गर्मजोशी से, बड़ा जज्बे से, बड़ी हिम्मत करके, तो विद 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 इनके साथ नहीं आएगा। किक द बकेट मर जाना होता है, ही किक्ड द बकेट, मर गया। ही विल किक, विल कहेंगे तो मर जाएगा, फ्यूचर में जाएंगे तो टेंस का भी ख्याल रखना है। 6 and 7 होश ही ना होना, ब्रेक आउट, हैंड इन ग्लव, बियर द पाम, ये इनका मीनिंग सेंटेंस से क्लियर हो। ठीक है, बोर द पाम पास्ट में चलेगा कि जीत गया, फतह याब हो गया। ब्रेकआउट, कोई जंग का आगाज हुआ या बीमारी फैली है, कोरोना ब्रोक आउट। ठीक है, हैंड इन ग्लव, साथ साथ होना, ये दोनों एक साथ रहते हैं, किसी बुरे काम में मुलविस, साथ एक दूसरे के शरीक होना, तो हैंड इन ग्लव। तो आई होप कि मीनिंग क्लियर है, तो सेंटेंस में भी मीनिंग क्लियर होना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट बना के आपने सेंटेंस लिखना है उसका। ठीक है, यानी अब बैग एंड बैगेज का मतलब सेंटेंस से कैसे क्लियर होगा कि अली ने अपना घर छोड़ दिया, बैग एंड बैगेज, साजो सामान समेत। अली लेफ्ट हिज हाउस, बैग एंड बैगेज। मैं अपनी अम्मा से मोहब्बत करता हूं, आई लव माई मदर, कैसे? हार्ट एंड सोल, सिर्फ हार्ट एंड सोल आगे लिखना है, दैट्स इट। इनके साथ विद नहीं आएगा। आई होप ये बात क्लियर हो गई है। ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, 8 ऑप्शंस हैं, आपने 5 अटेम्प्ट करनी है इनमें से। ओवरव्यू देखो, 2 मार्क्स फॉर 1 सेंटेंस। फर्स्ट ईयर में आपको 10 सेंटेंस बनाने पड़ते थे, 5 मार्क्स मिलते थे। यहां 5 सेंटेंस बनाए, 10 मार्क्स, 4 गुना ज्यादा हो गया। वहां पे 0.5 मार्क का एक सेंटेंस था, यहां 2 मार्क्स का एक सेंटेंस है। देखो कैसी बात है, वहां 4 सेंटेंस बनाते थे तो फिर जाके आपको 2 मार्क्स मिलते थे। यहां 2 सेंटेंस बनाएंगे आप, सॉरी 1 सेंटेंस बनाएंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे आपको। सो 2 मार्क्स फॉर 5 इडियम्स, 10 मार्क्स हो गए टोटल। 5 अटेम्प्ट करने हैं 8 में से। मैक्सिमल टारगेट आते हैं बच्चों के, आती है, सबसे आसान क्वेश्चन है पूरे सब्जेक्टिव का। कई बच्चे पहले नंबर पे इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं, आते हैं 10 आउट ऑफ 10 आते हैं। टाइम फॉर 15 मिनट्स में आप इनको सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको आते हैं तो आप 10 मिनट में भी कर लेंगे, सोच विचार के आप 15 मिनट्स में इंशाल्लाह इनको सोल्व कर लेंगे। कॉमन मिस्टेक्स बच्चा क्या करता है? इनकरेक्ट कॉन्टेक्स्ट, ऐसी जो मैंने अभी आपको बोला, अनक्लियर मीनिंग, माय टीचर टोल्ड मी द मीनिंग ऑफ हार्ट एंड सोल, गलत हो गया। ठीक है, मॉडिफाइंग इडियम्स, खुद ब खुद आप मॉडिफाई उनको कर रहे हो। अननेसेसरी इडियम, जो कि इडियम बनता नहीं था आपने डाल दिया। पंक्चुएशन की मिस्टेक्स कर दी। ग्रामर एरर यानी रॉन्ग फ्रेजल वर्ब आपने यूज किया। जब आपको कहा गया था कॉल ऑफ, तो अब आपने इसका पास्ट में सेंटेंस बनाना था, द मीटिंग वाज कॉल्ड ऑफ, तो फिर इसका आपने ख्याल रखना है। ठीक है, रिवीजन कैसे करें? जरूरी ये है कि जो आपकी टेक्स्ट बुक है, जो ग्रामर वाली टेक्स्ट बुक, जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में इकट्ठी थी, उसमें जो इडियम्स है वो सारे आपको आने चाहिए, उसमें कोई रायत नहीं है, वो सारे आने चाहिए। फिर एक्टिव रिकॉल, उनको देखो सेंटेंस बनाना भी आना चाहिए। इसका एग्जाम में मीनिंग लिखना नहीं है, सेंटेंस से मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मीनिंग लिखना नहीं है, मीनिंग क्लियर होना चाहिए।
फिर स्पेस रेपिटेशन, आप बार बार रिपीट करें उनको, माइंड मैपिंग बनाए कि अच्छा यहाँ पे ये हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी वाले जो है, जैसे यहाँ देखो पार्ट्स ऑफ बॉडीज वाले, जैसे हार्ट एंड सोल की बात की, हैंड इन ग्लव की बात की, एप्पल ऑफ आई की बात की, बोन ऑफ कंटेंशन है, ठीक है। अब ये इसमें पार्ट्स ऑफ बॉडीज की बात हो रही है, इनको सेपरेट लिख लो कि इसमें ना पार्ट ऑफ बॉडी की बात हो रही है। हेड ओवर हील, ठीक है, हेड ओवर हील, हार्ट एंड सोल, लर्न बाय हार्ट जो होता है, एप्पल ऑफ आई, टूथ एंड नेल, टूथ, ठीक है। तो ये पार्ट ऑफ बॉडी के जो हो गए। सेल्फ टेस्टिंग यानी प्रैक्टिस पास पेपर, बार बार प्रैक्टिस करें। और सबसे ज्यादा जरूरी ये था, टेक्स्ट बुक को तो बहुत अच्छे तरीके से करें, पास पेपर उसके बाद आ गए, इनकी तैयारी करें आप। मस्ट गो थ्रू माय टॉप ग्रेड नोट्स, टॉप ग्रेड के ऊपर जो नोट्स मेरे पड़े हैं उनको, उसके अंदर इंपॉर्टेंट मैंने ईडियम्स रखे हुए हैं, फ्रेजल वर्ब्स भी हैं, उनको लाजमी तैयार करें, ठीक है। हाउ टू अटेम्प्ट, ये है जी इसका अटेम्प्ट का तरीका। क्वेश्चन नंबर 6 सेंटर में दिया इडियम्स फ्रेजल वर्ब्स की हेडिंग, एप्पल ऑफ आई, बोन ऑफ कंटेंशन, फॉल फ्लैट। आपने ये इडियम लिखा, पेन के साथ इसका सेंटेंस लिख दिया, इडियम मार्कर के साथ, पेन के साथ इसका सेंटेंस, नंबरिंग वही जो पेपर में दी हुई, उस नंबरिंग को फॉलो करते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व कर दिया। ओहो ये क्वेश्चन आ गया जी उर्दू टू इंग्लिश। हम मास्टर प्लान को डिस्कस कर रहे हैं, तो उर्दू टू इंग्लिश की ट्रांसलेशन का मास्टर प्लान है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे, कॉमन मिस्टेक्स, रिवीजन हैक्स, हाउ टू अटेम्प्ट। क्वेश्चन ओवरव्यू देखिए, क्वेश्चन आता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, ये पैसेज आ गया। अब जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको पैराग्राफ लिखने के लिए आ जाता है, ये ऐसे आ जाता है, तो वो दो चीजें अटेम्प्ट करनी पड़ेगी, क्वेश्चन 5 में भी, क्वेश्चन 7 में भी। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन, जो बच्चे उर्दू मीडियम वाले, यानी उर्दू मीडियम वाले पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के स्टूडेंट हैं, जिनका बैकग्राउंड मैट्रिक वाला है, ज्यादातर वो बच्चे क्या करते हैं, ट्रांसलेशन, और इसमें ही पूरे मार्क्स आने के ज्यादा चांसेस है, पूरे मार्क्स ले सकते हैं आप। पूरे मार्क्स के लिए टेंसेस जरूरी है, और टेंसेस के लिए आपको मेरा लेक्चर मिल जाएगा टेंसेस के ऊपर, वो लाजमी करें आप अटेम्प्ट, ठीक है। और अगर आपने एमडी कैट का अभी तक कोर्स नहीं परचेज किया, या फंक का इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, तो फिर मैं आपको कहूंगा लाजमी कोर्स ले लो, फायदा होने वाला है आपको। अब खैर आते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ। ये 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, इसमें 15 में से 15 लेने हैं आपने। पीडीएफ नोट्स तो आप पढ़ ही लेंगे, अब तक मैंने बताया, इंपॉर्टेंट चीजें वहां पे भी मैंने बताई हुई है, लेकिन टेंसेस करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक ही पैसेज आना है, ये 15 मार्क्स एक ही है, वो करना पड़ेगा, नो चॉइस, ठीक है। 15 मार्क्स में से 15 लेंगे, 20 से 30 मिनट देंगे। अब 20 मिनट देते हैं तो ऐसे के लिए आपके पास बचेंगे 50 मिनट, इसको 30 मिनट देते हैं तो ऐसे के लिए आपके पास बचेंगे 40 मिनट, ठीक है। अब 20, 50 या 40, 30 यानी 70 मिनट से आपके टोटल, पीछे अगर आप कैलकुलेट करते आ रहे थे तो फिर आपके पास ये टाइम बचेगा। आगे जाके हमने समराइज भी करना है इस सारी चीज को, वहां पे भी टाइम इकट्ठा आपके पास आ रहा होगा। तो आप 20 से 30 मिनट में इसको सोल्व करेंगे। कॉमन मिस्टेक बच्चा क्या करता है, लिटरल ट्रांसलेशन, वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करता है। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करनी, हमने पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखना है। उर्दू का, उर्दू में आता है पहले सब्जेक्ट, फिर आता है ऑब्जेक्ट, और एंड पे आता है वर्ब, ठीक है। पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर रहा है, ठीक है, या पाकिस्तान हमसाया ममालिक को मदद दे रहा है, ईरान की मदद कर रहे हैं। तो अब देखो पहले सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट फिर वर्ब आता है उर्दू में, ये उर्दू में आएगा। तो आपने पूरा उर्दू का स्ट्रक्चर देखा, फिर उसको पूरे स्ट्रक्चर को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इसके लिए जरूरी यह है कि पहले आप ऐसी कोशिश करो कि पूरा पैराग्राफ पढ़ लो, पूरा पैराग्राफ पढ़ लो, पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद उसको अंडरस्टैंड कर लो। अंडरस्टैंडिंग हो गई, अब आप उसकी ट्रांसलेशन की तरफ चलें। तो क्या करना है, सबसे पहले लिटरल ट्रांसलेशन आपने वर्ड फॉर वर्ड नहीं करनी, रॉन्ग टेंस नहीं लिखना, इग्नोरिंग आर्टिकल प्रपोजिशन, देखो जहां आर्टिकल लगना है वहां आर्टिकल लगाना है, जहां नहीं लगना वहां नहीं लगाना। इनकरेक्ट यूज ऑफ ही, शी, इट का ख्याल रखना है, ये बहुत जरूरी चीज है। अगर बात ईरान की हो रही है तो ईरान के लिए आप इट भी यूज कर सकते हो, शी भी यूज कर सकते हो, क्योंकि कंट्री मदरलैंड के लिए हम शी यूज करते हैं। तो प्रोनाउन का ख्याल रखना है आपने, ठीक है। स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन एरर्स का ख्याल रखना है। तो जरूरी है कि उसके लिए प्रैक्टिस, यानी वोकैब्युलरी की प्रैक्टिस, वोकैब्युलरी की प्रैक्टिस आपको मिलेगी। अपनी बुक से भी आप कर सकते हैं, जो मेरे पीडीएफ के नोट्स हैं वहां से भी कर सकते हैं। रिवीजन कैसे करें, रिवीजन के लिए सबसे जरूरी है सर तनवीर का टेंसेस का लेक्चर ले लो।
फिर आर्टिकल्स की प्रैक्टिस करो, प्रीपोजिशंस की प्रैक्टिस करो, कॉमन उर्दू के पैटर्न्स की भी प्रैक्टिस करो ताकि आप उनको इंग्लिश की ट्रांसलेशन में लेके आए। पास्ट पेपर की ट्रांसलेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितने मेरे नोट्स इंपॉर्टेंट है उतनी पास्ट पेपर की प्रैक्टिस जरूरी है। इंपॉर्टेंट पैसेजेस अलोंग विद ट्रांसलेशन ये मेरे पीडीएफ नोट्स में मौजूद हैं। टॉप ग्रेड के ऐप के ऊपर लेक्चर ले लिया है तो वो तो लाजमी आप देखेंगे नोट्स को इंशाल्लाह। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें, तो देखो क्वेश्चन 7 का लेआउट कैसा होना चाहिए। आपने तर्जमा लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 ट्रांसलेशन, ये ट्रांसलेशन आ गया। अब यहां से सिर्फ ट्रांसलेशन ही शुरू करनी है आपने, बस यहां से आपकी ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगी। तर्जुमा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, तो ट्रांसलेशन लिखिए और ये इसको अटेम्प्ट करने का तरीका आपको समझ में आ गया। अच्छा, टिप्स एंड ट्रिक्स में अंडरस्टैंड द फुल मीनिंग, पूरा मीनिंग, रीड द एंटायर उर्दू पैराग्राफ वंस और ट्वाइस टू गेट द सेंट्रल आइडिया। देखो, आपने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करनी, मैं कहता हूं सेंटेंस टू सेंटेंस भी ना करें, आप पूरे पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करें फिर ट्रांसलेशन करें ताकि इंग्लिश में रब्त उसका बने। ठीक है, डोंट रश टू ट्रांसलेट वर्ड बाय वर्ड, गलत हो जाएगा। ब्रेक इनटू सेंटेंसेस, डिवाइड द पैराग्राफ इनटू सिंपल सेंटेंसेस और आइडियाज। फॉर एग्जांपल, उर्दू में एक लेंथी सेंटेंस है ना, इंग्लिश में आप उसके 2 सेंटेंसेस बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये कोई आपके ऊपर जबर नहीं है। अब उर्दू का एक छोटा पैराग्राफ है, इंग्लिश में उसके 2 बन सकते हैं, या उर्दू के बड़े 2 थे, 2 छोटे छोटे थे, फॉर एग्जांपल सेंटेंसेस, इंग्लिश में 1 बना सकते हैं आप। तो अगर वो एक सेंटेंस में ऐड हो रहे हैं, एक्चुअली पूरे आइडिया को ट्रांसलेट करना है आपको, हर बात को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं, पूरे आइडिया की ट्रांसलेशन हो जाएगी। ट्रांसलेट ईच सेंटेंस वन एट अ टाइम। ठीक है जी। यूज करेक्ट टेंस, आइडेंटिफाई द टेंस, देखो कि उसमें प्रेजेंट टेंस यूज होना है, पास्ट होना है या फ्यूचर होना है फॉर ईच उर्दू सेंटेंस। यूज द मैचिंग टेंस इन इंग्लिश, टेंस का ख्याल रखना है। एग्जाम्पल क्या है, वो स्कूल जाता है, इंग्लिश ही गोज टू स्कूल, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, मैंने टेंसेस वैसे पढ़ाए हैं, उसमें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यूज सिंपल एंड क्लियर इंग्लिश, क्लियर हो, सिंपल हो। अवॉइड यूजिंग डिफिकल्ट और अनकॉमन वर्ड, ऐसा वर्ड जो कि यूज ही नहीं होता या कम यूज होता है उसको यूज करने की जरूरत नहीं है। ट्रांसलेट आइडियाज नॉट जस्ट वर्ड्स, आइडिया को ट्रांसलेट करें ताकि पूरे पैसेज का आइडिया हो, पैराग्राफ का। ट्रांसलेट द मीनिंग नॉट जस्ट द वर्ड्स, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट की तरफ जाएंगे काम खराब हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो ये था ना, एक वर्ड था कि वो पाकिस्तान मुश्किलात से 2-4 है, 2-4 है। अब ये सिंपल प्रेजेंट तो नहीं है, ये तो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कि अभी 2-4 है। अब आपको आइडिया होना चाहिए पाकिस्तान मुश्किलात से 2-4 है। अब कई बच्चा लिखेगा 2-4 को लिख देगा 2-4, पाकिस्तान मुश्किलात, पूरे मार्क्स लेने हैं ना, से 2-4 है। अब 2-4 का मतलब 2-4 तो नहीं ना होगा। अब इसका मतलब है पाकिस्तान इस वक्त मुश्किलात का सामना कर रहा है, ये आइडिया है, यही बता रहा हूं आपको। मीनिंग को ट्रांसलेट करो। सो हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, पाकिस्तान इज फेसिंग प्रॉब्लम्स, इश्यूज, डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, इश्यूज, मैनी प्रॉब्लम्स। अगर होता पाकिस्तान कई मुश्किलात से 2-4, मैनी प्रॉब्लम्स, सेवरल प्रॉब्लम्स। तो आइडिया को ट्रांसलेट किया, इज फेसिंग, नोट 2-4 को लिख दिया पाकिस्तान इज 2-4 विद प्रॉब्लम्स, वो गलत हो गया। आप मीरा नहीं है, आप स्टूडेंट्स है, ख्याल रखना है। मीरा जी हमारा बात का बुरा ना मना जाए। आसमान पर बादल छाए हुए थे, सो करेक्ट क्या होगा, क्लाउड्स हैड कवर्ड द स्काई। रॉन्ग क्या होगा, क्लाउड्स वर सिटिंग आए हाय छाए हुए थे, सिटिंग ऑन द स्काई। गलत हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलने। आइडिया क्या है, बादल छाए हुए हैं, कवर्ड द स्काई आएगा। मैंने भी एक एग्जांपल दे दी है। ठीक है, सो हमारा मास्टर प्लान कवर हो गया। हमने इंग्लिश के मार्क्स ब्रेकडाउन को देखा, मास्टर प्लान मेन आइडिया था। 36 आवर्स का मेन आपको प्लान देने जा रहा हूं, फिर स्मार्ट सीक्वेंस बताऊंगा, एग्जाम डे हैक बताऊंगा। अब देखो, जो आपने 36 आवर्स में अटेम्प्ट करना है उसको जरा ध्यान दें। आपने 36 आवर में ये सिनोनिम्स है, ये
अब इसके 3 सिनोनिम्स आने हैं बुक 2 में से, 3 हीरोज में से, 4 इसमें से। 10 मार्क्स है टोटल, टारगेट 10 आउट ऑफ 10। 15 मिनट में आपने इसको अटेम्प्ट करना पेपर में, लेकिन इसके लिए 5 घंटे आपने डेडिकेट कर देने। इन 5 घंटों में सबसे पहले आपने ये अटेम्प्ट करना है, इसको प्रिपेयर करना है, रिवाइज करना है, मेरे नोट्स में से या जहां से भी आप कर लें, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने इसको करना है, तीसरे नंबर पे आपने इसको करना है। सो ये हाई यील्ड क्वेश्चन हो गया फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। आगे चले तो प्रपोजिशन, और ये गिनते जाएं। प्रपोजिशंस को आप मेरे नोट से भी करें, प्लस आप फॉर मेरे नोट्स तो आप इंशाल्लाह 20 मिनट में कर लेंगे, वो तैयार हो जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं आप अच्छी तैयारी करें, अपनी किताब से भी करें। 2 आवर्स में आप उसको प्रिपेयर कर लेंगे। एग्जाम में आप इसको 7 मिनट में अटेम्प्ट करेंगे। 15 मिनट्स में आपने वो 10 एमसीक्यूज किए, 7 मिनट्स में ये 5 एमसीक्यूज किए, और ये 8 मिनट्स में होने वाले हैं। 8 या 10 मिनट्स में आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका वो 15 मिनट से भी टाइम बचना है। और ये सिर्फ 5 क्वेश्चंस होंगे, और इनको तैयार करने के लिए भी आपको 2 आवर्स चाहिए। वंस अगेन अगर आप पीडीएफ नोट्स की तरफ जाएंगे तो आप हार्डली आधे घंटे में वो कर लेंगे सारी, या 1 घंटे में। बाकी फर्दर प्रैक्टिस भी करें। सो इस पूरे ऑब्जेक्टिव पोर्शन के लिए 9 आवर्स आपके लग गए इसकी रिवीजन के लिए, क्योंकि मैंने 36 आवर्स आपके पूरे करवाने हैं। 36 आवर्स, ठीक है। आगे चले तो आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में शॉर्ट आंसर्स हैं, जो कि पहले प्रोज में से हैं। आपने उनके साथ क्या सलूक करना है, वो 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। शॉर्ट आंसर्स हीरोज में से 6 अटेम्प्ट करने हैं, शॉर्ट आंसर्स नॉवल में से 8 अटेम्प्ट करने हैं। अब ये इनको अचीवेबल टारगेट पूरे मार्क्स देंगे इंशाल्लाह, पूरे आएंगे, इसमें से पूरे आते हैं यार, मैं आपको बता रहा हूं पूरे आते हैं। देखो ऐसे में मैंने माना कि 12-13 आते हैं ज्यादातर, ठीक है, पूरे भी आ सकते हैं, लेकिन इसमें आते ही पूरे हैं भाई, तो आपका टारगेट पूरा होना चाहिए, ठीक है। अब अटेम्प्ट करते हुए 20 मिनट आपने पहले इस क्वेश्चन को दिए, 20 मिनट में आपने हीरोज के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, 25 मिनट्स में आपने मिस्टर चिप्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है। आगे चले तो आगे आपके पास आता है 5 सबसे पहले तैयार। देखो कम टाइम मार्क्स उतने, कम टाइम में 12 मार्क्स, तो सबसे पहले तो 4 आवर्स जिसमें कम टाइम लगना, सबसे पहले वो तैयार करेंगे आप। देखो 4 आवर्स में आपको 12 मार्क्स मिल रहे हैं, 5 आवर्स में आपको फिर 12 मार्क्स मिल रहे हैं, फिर आपको 6 आवर्स में 16 मार्क्स मिल रहे हैं। तो आपने सबसे पहले इसकी रिवीजन करनी है, ठीक है, इसके सिनोनिम्स की भी, इसके क्वेश्चन आंसर्स की भी। फिर आपने शॉर्ट आंसर्स करने हैं बुक 2 के प्रोज के, फिर आपने नोवेल के को पकड़ना, उसको रगड़ा लगा देना, क्योंकि पूरे 100 में से 20 नंबर जो है वो नोवेल के हैं, 16 के क्वेश्चन आंसर्स, 4 के सिनोनिम्स, ठीक है। तो ये आपका बन गया 5 आवर्स, 4 आवर्स एंड देन 6 आवर्स। अगर हम ऐसे की तरफ जाएं तो ऐसे के लिए आपके पास है 1 आपने अटेम्प्ट करना आउट ऑफ 4, 15 मार्क्स का है। आप 11 to 14 टारगेट इसमें रख सकते हैं, ठीक है, 11 to 14, लेकिन 11 to 14 है, 15 भी आ जाते हैं। मैं आपके लिए रियलिस्टिक होके कहता हूं 11 मार्क्स आप ले लेंगे इंशाल्लाह, 12 भी ले सकते हैं। 11 से ऊपर जितने भी आएंगे वो अच्छे हैं, 11 से नीचे नहीं। 12 भी आते हैं अच्छे हैं, 13 आते हैं वो भी अच्छे हैं, ठीक है। 40 to 50 मिनट्स में इसको सोल्व करेंगे। ये 40 to 50 डिसाइड होगा। अगर तो आपने ट्रांजिशन 20 में कर लिया तो फिर ऐसे के लिए आपके पास 50 मिनट बच गए। अगर आपने ट्रांजिशन पे 30 मिनट लगा दिए तो आप ऐसे के लिए फिर आप 40 मिनट बच गए। अब यहाँ पे भी बड़ी जरूरी चीज है कि इसके भी 15 मार्क्स है, ट्रांजिशन के भी 15 मार्क्स है। तो ट्रांजिशन को आप टाइम दे रहे, वैसे तो देखा जाए तो 15-15 है, तो बराबर का टाइम देना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसे के लिए आपको ज्यादा लिखना पड़ता है। ट्रांसलेशन में आपने दिमाग लगाना है बस, और अच्छे तरीके से लिख दिया तो पूरे मार्क्स आ जाएंगे। टाइम बचाने के लिए नहीं है कि ट्रांसलेशन को गंदा मंदा कर दे, नहीं, ट्रांसलेशन के 15 मार्क्स है, हाई यील्ड क्वेश्चन है, बड़े कम वक्त में आप उसको तैयार करके पूरे मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप पूरे मार्क्स 12 से 14 मार्क्स की ट्रांसलेशन आपको आ सकती है, 15 भी आप ले सकते हैं, लेकिन 12 मार्क्स आएंगे तो अच्छे हैं, 12 से ऊपर जितने भी आएंगे वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी है, ठीक है। तो अब आइए यहां पे क्या करेंगे, आप ऐसे को आप तैयार कर सकते हैं 5 आवर्स में, और 5 आवर्स में करेंगे क्या, कोटेशंस तैयार करेंगे, और जो कैटेगरीज मैंने बताई हैं उसमें से किसी एक कैटेगरी के सारे एसेस तैयार कर लो, ठीक है, या जो मोस्ट फ्रीक्वेंट एसेस हैं उनको तैयार कर लो, और उनकी कोटेशंस रेलिवेंट तैयार कर लें। एडीएम्स 5 अटेम्प्ट करने हैं, 2 मार्क्स का ईच, 10 मार्क्स के होंगे, 15 मिनट्स में आपने इसको सोल्व करना है, और 3 आवर्स के अंदर प्रैक्टिस इसकी करनी है आपने, मिनिमम 36 घंटे की है जब आप रिवीजन कर रहे हो। उन 3 आवर्स में आप मेरे नोट से भी तैयार कर सकते हैं, बुक वाले एडीएम्स लाजमी करेंगे, और फिर आपको जो कॉमन इधर उधर से पास पेपर से मिले वो वाले आप लाजमी करेंगे। सो अगर अब मैं इसको समराइज कर दूं तो ये सारी चीज आपके सामने है।
मार्क्स, अचीवेबल टारगेट, टाइम फॉर अटेम्प्ट, और इसमें से आपको कितना टाइम लगाना है इसकी प्रेपरेशन में। अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं तो सबसे पहले आपको इसको अटेम्प्ट करना है, ये अटेम्प्ट नहीं, इसको रिवाइज करना है, उसके बाद इसको, उसके बाद आपने इस क्वेश्चन आंसर को सबसे पहले, फिर आपने इडियम्स को रिवाइज करना है। याद रखो, कम टाइम मार्क्स 10। सबसे पहले मेरा ख्याल है फिर इसको तैयार करना चाहिए कम टाइम में। देखो 10 नंबर है सीधे सीधे, इडियम्स को नहीं भूलना। फिर आपको ट्रांसलेशन लास्ट में आप ऐसे को तैयार करेंगे, ठीक है। और अटेम्प्ट भी इस अटेम्प्ट सीक्वेंस की तरफ चले तो अब अटेम्प्ट सीक्वेंस में सबसे पहले एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करेंगे, ये तो मजबूरी है। फिर आपने शॉर्ट आंसर्स को करना है, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 को पहले, फिर क्वेश्चन नंबर 3 को, फिर क्वेश्चन नंबर 4 को, इसी सीक्वेंस में आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। देन ये क्वेश्चन नंबर 6 होता है आपका इडियम्स का, देन क्वेश्चन नंबर 7 होता है ट्रांसलेशन का, और देन क्वेश्चन नंबर 5 होता है ऐसे का। ये सीक्वेंस होगा। सो एमसीक्यूज को अटेम्प्ट किया, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ए बी और सी, ए बी सी, ये तो आपने एमसीक्यूज में अटेम्प्ट कर लिया। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 को अटेम्प्ट करने के बाद पहले इडियम्स, फिर ट्रांसलेशन, लास्ट में ऐसे। और आपने देखो फॉर एग्जांपल यहां पे आपने बना लिए थे 65 मिनट्स, या टाइम बच भी सकता है या 50 मिनट्स में भी कर सकते हैं। मैंने मैक्सिमम टाइम दिया था 65 मिनट्स, ठीक है। और यहां पे आपका बना 30 मिनट्स, ये तो वो देते ही आपको बोर्ड वाले 30 मिनट्स देंगे, ये करेंगे तो आपको अगला मिलता है वो 30 मिनट्स बाद ही मिलता है। इडियम्स के लिए हमने 15 मिनट्स रखे थे, तो आप कैलकुलेट करते जाए, 80 हो गए। ट्रांसलेशन के लिए हमने रखा था 20 से 30 मिनट, अब आप 20 मिनट में कर लेते हैं तो अगला काम होगा 40 से 50 मिनट्स का। सो 20 मिनट किया तो आपको आगे मिलेंगे 50 मिनट फॉर योर ऐसे। अगर आपने इसको 30 मिनट में किया तो फिर आगे मिलेंगे आपको 40 मिनट। तो टाइम बचा सकते हैं आप इसमें, लेकिन गंद नहीं मारना, पेपर साफ सुथरा शुरू से लेके एंड तक कतरीना कतरीना हो। ये ना हो शुरू में कतरीना एंड पे सकीना, ऐसा नहीं है। शुरू से लेके एंड तक पेपर ऐसे जबरदस्त किस्म का प्यारा सा खूबसूरत सा, शॉर्ट आंसर्स भी, फिर इडियम्स भी, ट्रांसलेशन भी, ऐसे भी। मैंने सारा तरीका बता दिया। ये होगा जी हमारा स्मार्ट वे। अगर हम चले एग्जाम डे हैक की तरफ तो सबसे पहले हमारी स्टेशनरी जो पूरी होनी चाहिए। देखो हम इंग्लिश के मार्क्स का ब्रेकडाउन पढ़ चुके हैं बड़ी डिटेल के साथ। मैं समराइज कर दूं क्योंकि अब हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। पढ़ चुके हैं मास्टर प्लान, हर क्वेश्चन का पढ़ चुके हैं। 36 आवर्स का प्लान दे दिया मैंने, स्मार्ट अटेम्प्ट सीक्वेंस बता दिया। एग्जाम डे वाले दिन क्या करना है, आखिरी चीज है देख लो, स्टेशनरी 604 605 मार्कर होना चाहिए, कट वाला जिससे हेडिंग लिखनी है। 60 जो मोटा वाला मार्कर है उसके साथ आपने 606 भी ले सकते हैं बाय द वे, ठीक है। 606 भी ले सकते हैं, 606 भी ले सकते हैं। अब आपने मेन हेडिंग मोटे मार्कर के साथ, सब हेडिंग बारीक मार्कर के साथ लिखनी है। इंक पेन बिल्कुल ऐसे डार्क इंक हो, ये ना हो कि बहुत लाइट नजर ना आए, ब्राइट हो, अच्छा हो, ठीक है। तो थिक वाला हो, थिक हो, ये ना थिन नहीं होना चाहिए बहुत, तो नजर आनी चाहिए राइटिंग। तो इंक पेन भी होना चाहिए, इंक वहां पे मांगने नहीं जाना आपने, आपके पास अपना सारी स्टेशनरी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। नीटनेस आनी चाहिए, रूलर होना चाहिए जिससे आपने मार्जिन लाइन लगानी है, ठीक है। प्रेजेंटेशन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर इन द सेंटर ऑफ द पेज में हर क्वेश्चन का बताता है साथ साथ। मेन हेडिंग इन द सेंटर ऑफ द पेज और सब हेडिंग कहां होगी, लेफ्ट मार्जिन पे। नीटनेस एंड यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द पेपर, शुरू से लेके एंड तक। आपकी शक्ल मुबारक जो शुरू में है वो एंड तक भी वही रहे। आपका पेपर शुरू में कतरीना है, एंड में भी कतरीना हो, मासी सकीना ना बन जाए। हाँ, अच्छा पेपर बनाना है, खूबसूरत सा, ठीक है। नो राइटिंग अबव द हेडर एंड आउटसाइड, बहुत बड़ा जुर्म है ये, बहुत बड़ा जुर्म है कि पेपर के हेडर के ऊपर भी लिख रहे हैं आप या साइड पे लिख रहे हैं, वो जरूरत नहीं। ऊपर तो बिल्कुल नहीं लिखना, साइड पे भी नहीं लिखना, दरमियान में आप जिस तरह मैंने बताया उसको आपने फॉलो करना है। और कोशिश करनी है कोई स्पेलिंग मिस्टेक, कोई ग्रामर की मिस्टेक, कोई पंक्चुएशन, कोई राइटिंग के ऊपर जो वो आप डिजाइनिंग कर रहे हो तो वो भी नहीं करना। एग्जाम डे है ना, एक तो अपनी सेहत का ख्याल रखा आपने रिवाइज अच्छा कर लिया, 36 घंटे में नोट से पढ़ लिया, फिर आपने परेशान नहीं होना, सुबह उठ के अल्लाह का नाम लिया और अपने अम्मा अब्बा की दुआ ली और एग्जाम के लिए निकल पड़े। आप पानी शानी साथ रखिएगा, ठीक है। सो वैसे डिटेल के अंदर डॉक्टर मुअज्जम आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। एग्जाम से पहले क्या करना है, एग्जाम वाले दिन क्या करना है। मैं इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं,
जनरल जो वीडियो सर मौजम की है वो आपने लाजमी सुननी है, आपको फायदा होगा। बड़ी रिसर्च के बाद, बड़े एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने बनाई है, तो उसको फॉलो करेंगे आप। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। गिव डेडिकेटेड टाइम टू ईच क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया, उसके लिए जरूरी है आपके पास रिस्ट वॉच हो, आप उसको फॉलो कर रहे हो, ठीक है। प्रूफ रीडिंग लाजमी करेंगे, चेक स्पेलिंग एंड वर्ब्स। अब आई होप ये बात सारी आपको क्लियर हो चुकी है। यहां तक हम हर चीज को डिस्कस कर चुके हैं। आपके लिए जरूरी है पीडीएफ नोट्स को देखो, और आप अगर एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहती हैं तो फिर हमारा बहुत अफोर्डेबल कोर्स है, उसको भी लाजमी परचेज करें। इससे देखो जो टाइम गुजर गया वो तो गुजर गया, लेकिन एंट्री टेस्ट की हम आपको गारंटी देंगे कि इंशाल्लाह आपको कामयाब करवाएंगे। और इसमें भी अगर आप इन चीजों को फॉलो कर लेते हैं, आप पूरे मार्क्स लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि गारंटीड है। ऐसे बच्चे जो रिपीटर बन के आए हमारे पास 60-70 मार्क्स में, जैनुल आबिदीन डॉक्टर बन रहा है किंग एडवर्ड में माशाल्लाह, उसकी एग्जांपल मैं बहुत बार देता हूं। उसके 70s की लाइन में पार्ट 1 में पार्ट 2 में भी मार्क्स थे अल्हम्दुलिल्लाह। उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको गाइडेंस मैंने भी दी, उसने बहुत खुद में बहुत मेहनत की। एट द एंड ऑफ द डे दोनों में ही 90+ मार्क्स लिए उसने अल्हम्दुलिल्लाह। तो 91 मार्क्स, 90 प्लस मार्क्स आपके भी आने चाहिए, 96 हो, 97 हो, 100 तक मैं उम्मीद करता हूं आपके आएंगे। कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखना है जी सर हम आपके इस सब्जेक्ट में मार्क्स लाजमी लेंगे, और मैं फिर कमेंट के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। सी यू इन माय क्लास आफ्टर योर एग्जाम फॉर एंट्री टेस्ट क्लासेस। मैं देखना चाहता हूं आप में से कितने लोग एंट्री टेस्ट क्लास में इनरोल करते हैं। इंशाल्लाह उसमें हम बातचीत किया करेंगे। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, वहां से आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो एग्जाम से पहले पहले कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, ठीक है। टिल नेक्स्ट क्लास, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।